YouTube पर पहली बार एक ऐसा पॉडकास्ट जो ना आपने कभी देखा होगा ना सुना होगा। अगर उस दिन कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो क्या होता, मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दिल्ली से एक बड़ी प्लानिंग सेट हो चुकी थी करोड़ों हिंदुओं के खिलाफ। अशोक श्रीवास्तव को दूरदर्शन के ऑफिस में मंत्री जी का कॉल आ गया था। नरेंद्र मोदी को डीडी न्यूज पर ब्लैकआउट कर दिया गया था। दूरदर्शन में मोदी के खिलाफ एक स्लीपर सेल एक्टिव थी और योगी और मोदी को आखिरकार कौन आतंकवादी साबित करना चाहता था। आखिरकार अशोक श्रीवास्तव को अंडरग्राउंड क्यों होना पड़ा? इन्हीं सब सवालों को समझने के लिए हमने खास बातचीत की डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव के साथ। एक सरकारी चैनल में कैसे उस वक्त की सरकार 26/11 जैसे हमलों को लेकर भी दखल अंदाजी करके नैरेटिव सेट करना चाहती थी। आप न्यूज रूम का सच सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद भारत माता की जय जरूर लिखें। कसाब जिंदा ना होता, आपको उस दिन जिंदा ना पकड़ा होता तो दुनिया में भगवा आतंकवाद का झूठ बेनकाब नहीं होता। उस वक्त की सरकार पाकिस्तान से आतंकवादी हाथ में कलावा बांध के आते, ये दिखाने के लिए कि वी आर हिंदूज। इस देश को तुकाराम ओंबले का मंदिर बनवाना चाहिए। यूपीए की सरकार के इशारे पर एक किताब लिखवाई गई, 26/11 आरएसएस की साजिश। उस किताब का लोकार्पण करते हैं दिग्विजय सिंह। इस किताब में यह कह दिया गया था, इस किताब के अंदर योगी आदित्यनाथ को, इस किताब के अंदर नरेंद्र मोदी को आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 2009 के अंदर अमेरिका के दौरे पर गया था। तो मेन मकसद क्या था? चाहते हैं जूते के नीचे रगड़ना, तो फिर आरएसएस को दबा दो। एटीएस का एक और अधिकारी सामने आता है, उसने कहा मुझे कहा गया था डॉक्टर मोहन भागवत को गिरफ्तार करो। ठीक है, मुझे रिवॉल्वर दी गई, मुझे 10 लोग दिए गए, मुझे कंटिंजेंसी फंड से पैसा दिया गया और ये कहा गया मोहन भागवत को गिरफ्तार करो। हिंदुओं को आतंकवादी साबित करना ये कांग्रेस और ये जो है पाकिस्तान का जोड़ है। 20 से 30 लाख लोगों का कत्ल हुआ है, हिंदू मरे थे, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। तो आपके सामने 26/11 का भी अटैक हुआ, मतलब उस टाइम पे आप थे और हिंदू आतंकवाद वाली थ्योरी आपके सामने खड़ी थी। क्या चल रहा था उस वक्त डीडी न्यूज के न्यूज रूम में? दूरदर्शन में क्योंकि उस समय एक स्पेशल सेल था कि सारी योजना बनती थी। हाँ, मंत्री जी का कॉल आया मेरे लिए। अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि इस लड़के को या तो निकाल दो या इस लड़के को आप स्पोर्ट्स या फिल्म में डाल दो। आपने जब मोदी जी का इंटरव्यू लिया था तो उसके बाद आपको 3 महीने के लिए हटा दिया गया। अशोक श्रीवास्तव को डीडी न्यूज से निकाल दिया गया। हमारे टॉप बॉसेस को चिट्ठी लिखी गई, मंत्री जी को लिखी गई कि इस आदमी को हटाओ, इस आदमी को दूरदर्शन से निकालो, उठा के ले जाएंगे। तो आप समझिए कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे तो आपको 5-6 दिन जो है हैरेस होगा, आपको प्रताड़ित करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जो है उस समय अंडरग्राउंड हो गए। मतलब अंडरग्राउंड होने का मतलब हमने अपने फ़ोन स्विच ऑफ किए और हम जो हैं अपने आप फ़ोन स्विच ऑफ करके हम चले गए। मैं मानता हूँ आज डीडी न्यूज़ जितनी आज़ादी से काम कर रहा है उतनी आज़ादी मैं 23 साल हो गए ना, मैंने 23 साल में इतनी आज़ादी कभी नहीं देखी। आपकी तबीयत कैसी है सर? तबीयत अब ठीक है, बेटर है। अभी थोड़ा रिकवरी का प्रोसेस स्लो है, मेडिसिन चल रही हैं, लेकिन मैं बेहतर हूँ। लेकिन इस बार जब आपने वापसी की है तो विरोधियों की तबीयत अच्छे से ठीक कर दी है। पता नहीं, शायद विरोधी चाहते थे मैं लंबा बीमार पड़ूं और विरोधी मुझे चाहते थे मैं टीवी से गायब हो जाऊं। तो उन्होंने कुछ साजिश जरूर करी और कुछ हद तक जो है वो कामयाब भी हुए। लेकिन मुझे लगता है जो आदमी सच के साथ होता है उसको आप थोड़े दिन तो प्रताड़ित कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं रोक सकते। तो वापसी होनी थी, वापसी हुई। लेकिन एक बात कहूँगा आदर्श, आपके एक वीडियो को लेकर के लोगों की चर्चा भी बहुत हुई और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जिस बीच मैं गायब था उस बीच आपका एक वीडियो आया और वो वीडियो मेरे लिए वो बहुत सारे सवाल भी लेकर आया। लोगों ने मुझे ये भी कहा, शिकायत भी करी, ये आदर्श तिवारी कौन है? उसने कह दिया, क्योंकि उसका जो टाइटल था कुछ ऐसा था कि शायद अशोक श्रीवास्तव दूरदर्शन से गायब, हट गए। तो लोगों ने मुझे कहा कि आपको दूरदर्शन से निकाल दिया, क्योंकि उस वीडियो से ऐसे चला गया था कि अशोक श्रीवास्तव को दूरदर्शन से निकाल दिया। अब मैं दूरदर्शन का हिस्सा हूँ, निकला नहीं हूँ, मैं अभी भी हूँ, पहले भी था, बीच में भी जब दूरदर्शन में नहीं आ रहा था तब भी दूरदर्शन का हिस्सा था।
मैं 23 साल से दूरदर्शन का हिस्सा हूँ, कभी ब्रेक नहीं आया। शो में ज़रूर ब्रेक आया ये। तो लोग मुझे कह रहे थे यार ये आदर्श तिवारी कौन है, इसको आप बोलते क्यों नहीं, इसने अफवाह फैला दी कि निकल गए। तो मैंने कहा वीडियो में ऐसा नहीं कहा, लेकिन कई बार टाइटल से होता है, और क्योंकि लोगों के मन में सवाल था, क्योंकि अचानक से मेरा शो बंद हुआ, मैं नहीं आ रहा, तो लोगों को लग रहा था। और मैं देखा कि ट्विटर पे भी लोग यही लिख रहे थे। बहुत सारे लोग तो जो विरोधी थे वो खुश हो रहे थे, लोग इस तरह के ट्वीट कर रहे थे, लोग लिख रहे थे बढ़िया किया है, इसको धक्का मार के निकाल दिया है, ये वो लोग इस तरह का लिख रहे थे। तो बड़े सारे लोग खुश भी थे। तो वो, लेकिन जो आपका वीडियो था, मैं आपको सही बताऊं, मैंने आपका वीडियो तो बाद में देखा, लेकिन मुझे किसी ने उस वीडियो के नीचे जो व्यूअर्स थे, उनके जो रिएक्शंस थे, उनका स्क्रीनशॉट भेजा। बोला अशोक जी, आपको अगर अपने बारे में कुछ जानना है तो आप ये नीचे जो लोग लिख रहे हैं वो पढ़िए। और मैंने पढ़ा, और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लगा मेरी ज़िंदगी जो है, मैंने ज़िंदगी में कुछ किया। मुझे उस दिन आपके जो व्यूअर्स थे, जो जिन्होंने वो वीडियो देखा, उनके जो रिएक्शन थे, उसको पढ़कर मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ। उसको पढ़कर मुझे इस बात का एहसास हुआ लोग कितना प्यार करते हैं मुझे, लोग कितनी जिम्मेदारी से हमें काम करना चाहिए। वो रिएक्शंस थे, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे मन में आया कि मैं सबको जवाब दूं, लेकिन वो हज़ारों की संख्या में थे। आपने मेरी वीडियो कमेंट पढ़े? मैंने पढ़े, उसी की बात कर रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ। वो कमेंट्स जो थे वो ज़बरदस्त थे, और वो लोग, मैं सही कह रहा हूँ, वो जो मतलब हज़ारों की तादाद में थे। मैं किसी को जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन आज आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, जो आप लोगों ने लिखा, मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का। और लोगों ने मुझे जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, मैं मानता हूँ यही मेरी ज़िंदगी की कमाई है। ट्विटर पर वो सवाल ट्रेंड कर रहा था। हाँ। लगातार लोग पूछ रहे थे आपकी वीडियोस में, आपके जितने भी पोस्ट थे सब पे एक ही कमेंट आ रहा था कि सर आप कहाँ हैं। तो वही मैंने सोचा कि भाई इस तरीके के सवाल हैं, और फिर कहीं से मुझे जानकारी मिली उस आधार पर कि मैंने बताया कि नॉर्मली कि किस तरीके की सिचुएशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो में कंटेंट यही था। हाँ, वीडियो में, लेकिन वो हेडिंग से लोगों को लगा कि अरे निकाल दिया। फिर ये बात सही है कि आप रोज़ आ रहे हैं टेलीविज़न पर, आपका एक शो है, अचानक से वो शो बंद हो जाता है, वो आप दिखते नहीं हो, तो फिर लोगों के मन में सवाल उठने लाजमी हैं। और उसके पहले एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि मेरे एक शो को लेकर कांग्रेस ने बड़ी आपत्ति जताई थी, और कांग्रेस ने, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वो मामला संसद में भी उठाया। हालांकि वो उसको लेकर अमित मालवीय जी ने भी एक ट्वीट किया, क्योंकि खड़गे जी ने जो बोला वो उन्होंने अर्ध सत्य बोला, और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए वो भी आधे मतलब सच थे। तो ये सब चीज़ें हो गई थी, तो इसलिए जो विरोधी थे उनको लगा कि हमने शायद अशोक श्रीवास्तव को डीडी से निकलवा दिया, और जो वैसे भी विरोधी थे उनको लगा बड़ा मज़ा आया, और जो मेरे चाहने वाले थे, जो प्रशंसक थे, जो मित्र लोग थे, वो परेशान हुए। तो उस सब के बीच में वो वीडियो काफ़ी चर्चा में रहा, और उसकी चर्चा हुई। मुझे मेरे जानने वालों ने वो वीडियो भेजा कि आपके बारे में ये वीडियो चल रहा है, वो सब। लेकिन उस समय दरअसल मैं ऐसी परिस्थिति में था कि मैं किसी को कुछ कहना, या मैं कब वापसी हो रही है मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात मैं ये कहता हूँ कि ये जो कुछ हुआ इस दरमियान, जो करीब ये 2.5-3 महीने थे, इस दरमियान एक एक करके कई चीज़ें एक साथ हो गई। और कई बार मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि पता नहीं आप लोग या आप कितने, आपके देखने वाले कितने मानते हैं इस बात को, लेकिन मुझे लगता है कि जो ग्रह नक्षत्र होते हैं और ये सब, इनका बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी में हाथ होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई, एक के बाद एक शो बंद हुआ, फिर एफआईआर हो गई। एफआईआर हो गई तो मुझे थोड़ा बच के रहना पड़ा उस दिन, तब मैं गायब हुआ। उसके बाद जैसे ही कोर्ट से स्टे मिला वैसे ही हॉस्पिटलाइज हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होना, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ चीज़ थी, तो ईश्वर की जैसी इच्छा थी। लेकिन अब वापसी हुई है। लोग कह रहे हैं कई बार ऐसा होता है ब्रेक शायद ज़रूरी होता है, तो मुझे लगा एक किटकैट ब्रेक था लाइफ में। आपकी बातों से सर जो मुझे समझ आया, उसमें आपने 3 बातों का जिक्र किया। एक तो 2 टूक को बंद करने की साजिश, दूसरा उस दौरान आपके साथ क्या हुआ, और एक एफआईआर वाली बात। तीनों को समझते हैं एक एक करके। क्या 2 टूक बंद हो गया था? देखिए, 2 टूक का क्या है, हर चैनल में चेंजेस होते हैं, हर चैनल में रीशेड्यूलिंग होती हैं। तो 2 टूक को जो रीशेड्यूल करने का तय हुआ, क्योंकि 9 बजे का स्लॉट जो है वो सुधीर चौधरी जी की कंपनी को दिया गया, तो इसलिए जो है 2 टूक 9 बजे का स्लॉट में था, तो ये था उसको रीशेड्यूल करना था। लेकिन वो रीशेड्यूलिंग में शायद
हम लोग जो है ना ठीक से मतलब जो चीज़ मतलब स्मूथली होनी चाहिए वो शायद नहीं हो पाई, कुछ अड़चने रहीं। टाइम जो दिया जा रहा था उस वो टाइम पे मुझे ठीक नहीं लग रहा था, बाकी चीज़ें थी, कुछ और प्रोग्राम थे, तो उस रीशेड्यूलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई। तो उस रीशेड्यूलिंग की गड़बड़ी की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी, जो स्मूथनेस नहीं रही, उसकी वजह से कुछ दिन के लिए वो हटा। लेकिन जब उसको वो कुछ दिन बंद रहा, उसके कारण फिर जब हमने उसका टाइम तय कर लिया कि इसको इस दिन शुरू करेंगे, तो उसका प्रोमो शूट करना था हमें। वैसे इसके पहले ये भी बता दूं, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम किया था ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले, उस प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस को बहुत आपत्ति हुई और कांग्रेस ने उसको एक गलत चीज़ से जोड़ा। मतलब मैं बता दूं, दरअसल वो जो मेरा जो प्रोग्राम था वो 6 तारीख का था। 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, मैंने जो प्रोग्राम किया था वो 6 तारीख का था। 6 तारीख को तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मैंने उस कंटेक्स्ट में अपना प्रोग्राम किया था, लेकिन कांग्रेस में इतने कुछ चतुर सुजान लोग हैं कि उन्होंने क्या किया, 7 तारीख को ऑपरेशन 6 की रात या 7 की सुबह ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है। 7 को कांग्रेस कहती है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। अब जाहिर सी बात है, आप ना खड़े होते तो क्या करते, आपके पास ये ऑप्शन थोड़ी था, आप नहीं कहते कि हम ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ हैं, सेना की कार्य। तो सबके पास सबको करना था, सबने किया, और ऐसे समय में सबको करना चाहिए, उन्होंने कहा। लेकिन उस प्रोग्राम को ये कह दिया गया कि 8 तारीख का प्रोग्राम था। तो कांग्रेस ने एक विषय बनाया कि हम तो सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन दूरदर्शन पर अशोक श्रीवास्तव जो है हमारे खिलाफ ऐसे प्रोग्राम कर रहा है। और हमारे टॉप बॉसेस को चिट्ठी लिखी गई, मंत्री जी को लिखी गई कि इस आदमी को हटाओ, इस आदमी को दूरदर्शन से निकालो, इसका प्रोग्राम बंद करो, ये सब चीज़ें हो रही थी। और ये सब भी कांग्रेस कर रही थी? ये सब कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेस को मुझसे विशेष प्यार है इन दिनों। उन लोगों के लिए मतलब मेरे मन में बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ता है। तो बहरहाल लेकिन जब हमने 2 को रीशेड्यूल कर लिया था, उसके बाद जो है उस दिन मैं अपना प्रोमो शूट करने, क्योंकि हमने कहा रीशेड्यूल है तो प्रोमो शूट करते हैं, तो मैं प्रोमो शूट करने जा रहा था प्रोग्राम का। ये शायद 29 तारीख की बात है। लेकिन जब मैं प्रोमो शूट करने जा रहा था, ठीक उसी समय मैं अपने ऑफिस के बाहर था, तब तक मेरे पास फ़ोन आता है और पता चलता है कि कर्नाटक की पुलिस जो है वो मेरी और मेरे सहयोगी साथी जो हैं प्रखर, उनकी तलाश में आई है। तो हमको एक बार की समझ में नहीं आया। हालांकि उसके पहले भी मेरे खिलाफ कई एफआईआर हुई थी, मुझे खबर लगी थी। यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में तुगलक रोड थाने में जाके मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी थी और कहा था कि एफआईआर करे जाए। झारखंड के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ ट्वीट किया कि इस अशोक श्रीवास्तव को जेल में भेज के रहेंगे, और उन्होंने झारखंड में मेरे खिलाफ एक एफआईआर लिखवाई। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो जब पता चला कर्नाटक से, क्योंकि कर्नाटक इस मामले में सबसे आगे है, जितने, क्योंकि अजीत भारती हों या फिर और कुछ इन्फ्लुएंसर हों या बीजेपी के कुछ नेता, उन सब के खिलाफ जो है कर्नाटक से ही पुलिस आती है, कर्नाटक में एफआईआर होती है। तो कर्नाटक का नाम आया तो मेरे कान खड़े हो गए। तो फिर मैंने पता किया तो मालूम पड़ा कि मेरे और प्रखर के खिलाफ एक एफआईआर लिखाई गई है कर्नाटक में, बेंगलुरु में हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन है, और उसके बाद जो है पुलिस हमारी तलाश में आई है। तो हमारे जो लॉयर मित्र थे, हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि आप उनके हाथ मत आइए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये लोग बदनीयती से आए हैं, और थर्सडे का दिन था। उन्होंने कहा अगर आपको आज ये उठा के ले जाएंगे तो आप समझिए कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो आपको 5-6 दिन जो है हैरेस होगा, आपको प्रताड़ित करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक कि कोर्ट में जाएं, जब तक कि आपकी बेल लेंगे, तब तक जो है आप लोगों को अच्छे खासा प्रताड़ित कर देंगे। तो हम लोग जो है उस समय अंडरग्राउंड हो गए। मतलब अंडरग्राउंड होने का मतलब हमने अपने फ़ोन स्विच ऑफ किए और हम जो हैं अपने आप फ़ोन स्विच ऑफ करके हम चले गए। तो ये सब चीज़ें, तो वो सारी प्रक्रिया में हमको करीब 12-13 दिन लग गए, क्योंकि हमने हाई कोर्ट में फिर पिटीशन डाली, कर्नाटक हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में कोई पिटीशन डाले तो हमारे पास कोई कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लॉयर तो है नहीं कि हमारी पिटीशन डलते ही हमारी सुनवाई हो जाएगी। तो उसमें हमको डेट 1 हफ्ते बाद मिली। 1 हफ्ते बाद जब डेट मिली तो फिर जिस दिन हमारी सुनवाई थी, उस दिन जो है विदिन 3 मिनट्स कोर्ट को, अदालत, जज साहब को समझते देर नहीं लगी, 3 मिनट में हमें स्टे मिल गया, क्योंकि उस मामले में कुछ था ही नहीं, दम ही नहीं था, वो पूरा एक फैब्रिकेटेड केस था। तो वो जब स्टे मिला तो उसके बाद जो है कायदे से फिर मुझे अगले दिन प्रोग्राम पे शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन जब ये स्टे मिला
उसके पहले ही जब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी तो मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था क्या, मुझे लगा बुखार है, सामान्य सी बीमारी है, लेकिन वो एक मेजर इन्फेक्शन था। तो जिस दिन स्टे मिला उस दिन मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका था और शाम को 5 बजे हॉस्पिटल में मेरे पास खबर आई कि स्टे मिल गया है। तब तक लेकिन मैं इतना बीमार हो चुका था और डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि पहले मुझे कहा कि करीब हो सकता है 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़े, लेकिन फिर उसके बाद जब इलाज शुरू हुआ तो पता चला कि लंबा रहना पड़ेगा और अल्टीमेटली मैं करीब 2 हफ्ते जो है हॉस्पिटल में रहा। तो उसके बाद जब निकला तब भी मुझे 1 हफ्ता डॉक्टर्स ने कहा पूरी तरह से बेड रेस्ट पे रहना है। तो वो सारी चीज़ें थी जिसके कारण 2 टूक लगातार डिले होता गया, तो इसके कारण मैं स्क्रीन पर नहीं था और कोई कारण नहीं था। आपको पता है जब ये सारी घटनाएं आपके साथ हो रही थी तब बाहर कैसी चर्चाएं थी? अशोक श्रीवास्तव को डीडी न्यूज से निकाल दिया गया। अशोक श्रीवास्तव को सुधीर चौधरी की वजह से डीडी न्यूज से निकाल दिया गया और एक राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ सरकार ने ही ऐसा कर दिया। न जाने किस तरीके की बातें चल रही थी। आपके ऊपर ये एफआईआर क्यों हुई थी? देखिए, दरअसल क्या है, पिछले कुछ समय से मैं जो प्रोग्राम करता हूँ, अगर आप 2 टूक देखते होंगे, देखिए इस देश में पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष हो, एक पत्रकार को सच के साथ रहना चाहिए, ठीक है, और सच के साथ रहना चाहिए और देश के साथ रहना चाहिए, धर्म के साथ रहना चाहिए। मैं मानता हूँ मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है, भारत है, और उसके बाद भारत है और मेरा धर्म है, यानी मैं हिंदू धर्म का हूँ, मैं सनातनी हूँ, मेरे लिए मेरा धर्म है। इन दोनों के ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो मैं उसके बचाव के लिए खड़ा हूँगा। भारत पर के खिलाफ अगर कोई बोलेगा या कोई अगर जो है मेरे धर्म के खिलाफ बोलेगा तो मुझे उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, और खिलाफ नहीं बल्कि मुझे कहना चाहिए कि मुझे सच को देश के सामने लाना पड़ेगा। अगर इस देश में इस तरह की बातें हो रही हैं कि डिसमेंटलिंग हिंदुत्व को ख़त्म कर दो, इरेडिकेटिंग सनातन को ख़त्म कर दो, अगर इस देश में ये सारी चीज़ें होंगी तो मुझे एक पत्रकार के तौर पर या एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर मुझे लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ये लोग जो कर रहे हैं ये मेरे धर्म के खिलाफ हैं, जो मेरे धर्म के खिलाफ है वो मेरे देश के भी खिलाफ है, क्योंकि भारत तब तक है जब तक भारत जो है हिंदू यहाँ पर बहुसंख्यक हैं। जब तक भारत हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है तब तक भारत है, इस बात को यकीन रखिए। नहीं तो जहाँ पर हिंदू आस्था नहीं थी, जहाँ पर भारत जो है हिंदू आस्था से अलग हुआ, भारत का वो हिस्सा पाकिस्तान बन गया, भारत का वो हिस्सा बांग्लादेश बन गया, भारत का वो हिस्सा अफगानिस्तान बन गया। तो हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि भारत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हिंदू लोग हैं, 80% हिंदू हैं। तो अगर कोई हिंदुत्व को ख़त्म करने की, हिंदुत्व को जड़ से मिटाने की बात करेगा तो एक पत्रकार के तौर पर मुझे उसका विरोध करना चाहिए। मैंने वही करा। कोई झूठ अगर बोलेगा, एक पत्रकार के तौर पर एक झूठ का उसका काम है। जैसे मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ और अगर मतलब मैंने आपको पहले भी जब भी आया मैंने आपसे हमेशा कहा आप जितने कड़े से कड़े सवाल पूछे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ आपको तुरंत टोकना चाहिए। आपको लगे अशोक श्रीवास्तव का ये फैक्ट गलत है तो आप तुरंत जो है फैक्ट निकालिए, मेरे मुंह पे मारिए कि अशोक श्रीवास्तव तुम झूठ बोल रहे हो। ये पत्रकार का काम है। तो मेरा काम जब मैं अपना शो कर रहा हूँ, अगर मेरे शो में कोई झूठ बोलेगा तो मैं उसको काउंटर करूंगा ही करूंगा। लेकिन ये मेरी बातें कुछ नेताओं को पसंद नहीं आई, ये मेरी बातें कुछ पार्टियों को पसंद नहीं आई, खासकर कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं आई। कांग्रेस पार्टी अगर पत्रकार पर किसी पर कोई अटैक करती है तो मैं उसके खिलाफ बोलता हूं। मैंने हमेशा बोला, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, सुधीर चौधरी हो या अजीत भारती हो या फिर जो अमीश देवगन हो, इनके खिलाफ जब भी कुछ हुआ मैंने हमेशा बोला। एक इंडिया टुडे के ग्रुप के पत्रकार थे जो रोहित नाम है, अमेरिका में थे। अमेरिका में जब उनके खिलाफ जो है सैम पित्रोदा ने उनके साथ बदसलूकी की, हिंदुस्तान में कोई पत्रकार नहीं बोला। यहाँ तक कि मुझे हैरानी इस बात की है इंडिया टुडे ग्रुप ने भी उस हिसाब से उस मुद्दे को नहीं उठाया। लेकिन मुझे लगा ये क्या तरीका है कि जो है पत्रकारों को इस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां बिहेव करेंगी। मैंने उसके खिलाफ बोला, मैंने उसके खिलाफ खड़े होकर प्रदर्शन किया। 5 लोग थे लेकिन मैंने उसके खिलाफ खड़े होकर प्रदर्शन किया। मेरी ये सब बातें जो हैं कांग्रेस को पसंद नहीं आती। मैं कांग्रेस का विरोध जो है इसलिए नहीं करता, मुझे कांग्रेस के नेताओं का चेहरे पसंद नहीं है। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो है आज एंटी इंडिया और एंटी हिंदुत्व हो गई है। अब ये चीज़ कांग्रेस को पसंद नहीं आती, इसलिए मेरे खिलाफ एफआईआर की गई। अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर कांग्रेस के नेता, और एक नहीं
कई, और मैं ये प्रमाण के साथ अपने कार्यक्रम में बता रहा हूं कि कांग्रेस के कई नेता, कई कार्यकर्ता चुनाव में या किसी पब्लिक सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते पकड़े गए हैं। मैं अगर वो सबूतों के साथ दिखा रहा हूं तो इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं आपको प्रमाण के साथ कह रहा हूं। अगर मेरे सबूत गलत हैं, अगर मैंने मान लीजिए कोई मनगढ़ंत बात कही है, आप मेरे ऊपर डिफेमेशन केस कर दें, आप मेरे ऊपर 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, आपकी पार्टी तो बहुत बड़ी है, मेरे ऊपर आप करोड़ों का केस कर दें, मैं भी अरविंद केजरीवाल की तरह लिखित में माफ़ी मांगूंगा। फिर आप कह सकते हैं ये झूठा पत्रकार है, लेकिन मैं जो प्रमाण दिखा रहा हूं उसकी काट जो है, मुझ पर हमला नहीं हो सकता, उसकी काट मुझ पे एफआईआर नहीं हो सकती। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एफआईआर करते हैं। एफआईआर क्यों करते हैं? उनको लगता है कि अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर कर दो तो ये डर जाएगा, या अशोक श्रीवास्तव नहीं डरेगा तो दूसरे पत्रकार डर जाएंगे, यंग पत्रकार डर जाएंगे कि भाई नहीं भाई ऐसा मत बोलो, नहीं तो हमारे खिलाफ भी एफआईआर हो जाएगी। तो 3 महीने में मेरे खिलाफ 21 एफआईआर हुई देश भर में। 21 एफआईआर 21 एफआईआर 3 महीने में। लेकिन ठीक है, अगर एफआईआर हुई तो उससे मुझे डरना तो नहीं है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मैं कोई गलती करूंगा, मैंने कई बार ट्वीट करते हुए कई बार मैंने ऐसा किया, मैंने कुछ गलत ट्वीट कर दिए, जैसे ही मुझे पता चलता है मैं उसको डिलीट कर दूंगा, मैं माफ़ी भी मांग लूंगा। अगर मैंने कोई गलत चीज़ कही है, आप मुझे फैक्ट्स दिखाइए, मैं माफ़ी भी मांग लूंगा। हो सकता है मेरे पास कोई जानकारी गलत आई हो, तो कोई पत्रकार को एरोगेंट नहीं होना चाहिए कि मैं ही सही हूं। मैं नहीं कह रहा मैं सही हूं, लेकिन मैं जब अपने प्रोग्राम में बैठता हूं तब मैं रिसर्च के साथ बैठता हूं, मेरी अपनी जानकारी होती है उसके साथ बैठता हूं, उस पर मैं जो है बात रखता हूं। उस पर आप मुझे काउंटर अगर नहीं कर सकते, अगर आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते, तो फिर आप एफआईआर करोगे तो फिर मैं उसका भी विरोध करूंगा। तो मुझे इन सब चीज़ों से अब फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इन सब चीज़ों से ऊपर निकल गया हूँ। अब 10 बजे आपका शो आ रहा है, सही अब है? 10 बजे आ रहा है, 10 से 11 आ रहा है। 10 से 11 एक मुश्किल समय होता है, क्योंकि आमतौर पर दूरदर्शन के बारे में ये धारणा है कि भाई वो ज़्यादातर छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है, वहाँ लोग 10 बजे जो है टीवी भी ज़्यादा और डिबेट नहीं देखते, लोगों का ऐसा एक मानना है। लेकिन ये चैलेंज है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं सच बताऊं तो 10 बजे का टाइम मैंने ही कहा, मुझे 10 बजे का टाइम दीजिए, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने जैसे 9 बजे का, क्योंकि 9 बजे का चंक भी डीडी में बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सारे प्राइम टाइम 9 बजे होते थे। एक जगह रजत शर्मा, एक जगह डीएनए में सुधीर चौधरी, एक जगह जो है नाविका, एक जगह अर्नब, मतलब 9 बजे के चंक में ये सारे के सारे। तो ऐसे में डीडी को 9 बजे के चंक में खड़ा करना एक बड़ी चुनौती थी, तो मैंने वो चुनौती भी स्वीकार करी, और उस चुनौती के बीच में मैंने 9 बजे का चंक खड़ा किया। 9 बजे लोग डीडी देखने लगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 10 बजे का चंक खड़ा करेंगे। तो अब मैं 10 बजे की डीडी न्यूज़ के जो चंक है उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि शुरुआत अच्छी हुई है, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग देख रहे हैं। अब आगे क्या होता है और देखेंगे। अच्छा, आपने जिक्र किया सर कि कांग्रेस एंटी हिंदुत्व एजेंडे पर काम कर रही है। आपने कहा फैक्ट्स हैं, बताइए सर कौन से वो फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एंटी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है? देखिए, आज की घटना से शुरू करूं, उसके बाद इतिहास भी है और बाकी सारी चीजें भी हैं। अब आज देखिए, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस एक देश की पॉलिटिकल पार्टी है, और एक पत्रकार होने के नाते मेरे लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां बराबर होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। हर एक को वैसे देखना है। लेकिन अगर कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं, नासिर साहब जो हैं, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं, और कर्नाटक विधानसभा के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो क्या मुझे कांग्रेस का विरोध नहीं करना चाहिए? क्या मुझे कांग्रेस से सवाल नहीं करना चाहिए कि आप सोचिए, विधानसभा के अंदर, कर्नाटक विधानसभा के अंदर एक राज्यसभा का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का क्लोज सर, क्योंकि जब वो चुनाव जीते तो उनके आसपास कौन लोग होंगे? पब्लिक रैली तो थी नहीं कि उसमें 5,000 लोग थे, 50,000 लोग थे, उनके क्लोज सर्कल में कुछ लोग थे। अब उनमें से कोई नारा लगा रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद का, तो अशोक श्रीवास्तव को एक पत्रकार के तौर पर यह हक है कि कांग्रेस से सवाल करे कि आपके कार्यकर्ता किस तरह के आपकी पार्टी के लोग हैं कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं नासिर साहब के जीतने पर। नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगाओ ना, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाओ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाओ। नासिर साहब की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगेंगे? तो इस चीज को मैं विरोध करता हूं। दूसरी चीज जो आपने कहा, अब ये सब चीजें कांग्रेस को देखना है कि ऐसे कैसे हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में भी, कश्मीर के बीजेपी में कई जो हैं ऐसे लोग घुसाए थे जो आतंकवादी थे। लेकिन जैसे ही उनको पता चला तो पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया,
ठीक है ना। लेकिन आप सोचिए कि कांग्रेस के अंदर हिंदुत्व को गाली देने वाले, हिंदुत्व के खिलाफ संघर्ष जो है, हिंदुत्व के खिलाफ जो है लगातार हिंदुत्व का अपमान करने वाले, हिंदुओं का अपमान करने वाले किस आदमी के खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई है? अब फिर मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, बीजेपी या बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेता भी कई बार इस तरह की बकवास देते हैं, करते हैं, है ना, हिंदुत्व को, क्योंकि कोalition पॉलिटिक्स होती है तो बहुत सारे नेता इस तरह के लोग बयान देने वाले होते हैं जो पाला बदलते हैं, कभी उधर रहते हैं कभी इधर रहते हैं। तो अब जो है, अब मान लीजिए जब मैं ये बात कहता हूं तो कई बार समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि नरेश अग्रवाल जो हैं उन्होंने कहा था कि विस्की में, उन्होंने क्या कहा था, रम में राम है, इस तरह का कोई उनका बयान निकालते हैं। अच्छा। कि भाई उन्होंने भी तो कहा था नरेश अग्रवाल, वो नरेश अग्रवाल बीजेपी में है, लेकिन नरेश अग्रवाल ने जब ये बयान दिया था तब वो समाजवादी पार्टी में थे, तब समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं उनको निकाला? आज वो बीजेपी में आ गए, ठीक है, लेकिन आज वो शायद अपने पुराने बयान पे शर्मिंदा होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो भी बीजेपी में रहकर वो ऐसा बयान नहीं दे रहे। और अगर बीजेपी में रहकर वो ऐसा बयान देंगे तो मैं बीजेपी से सवाल करूंगा कि भाई तुम तो राम की पार्टी हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारी पार्टी में ऐसा आदमी क्यों आ गया? अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। अभी मालेगांव का मामला सामने आया, ये हम सबको पता था, हिंदू टेरर की थ्योरी फर्जी है, क्योंकि ये मामला कई समय से चल रहा था और मैं भी इस पर काम कर रहा था। कुछ पुलिस अधिकारियों से भी मेरी, जो महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी थे, कुछ राजनेताओं से मेरी बात होती रहती थी, तो हमें भी पता था इस पूरे मामले में गवाह पलट रहे थे, लगातार पलट रहे थे। जो गवाह, जिन गवाहों ने पहले साध्वी प्रज्ञा या फिर जो अपने कर्नल पुरोहित के खिलाफ जिन्होंने बयान दिए थे, उनके बयान बदल रहे थे। इसको लेकर हम फॉलोअप कर रहे थे, एक बदलता है, दो बदलता है, तीन बदलता है, क्योंकि ये सारे जो गवाह थे ये फैब्रिकेटेड थे, इन सबको तैयार किया गया था। क्यों? यूपीए की सरकार थी उस समय। अब मालेगांव ब्लास्ट के मामले में जब अब सच सामने आया, कोर्ट ने कहा कोई सबूत ही नहीं है। अब कल का खबर यह है कि कोर्ट ने जिस व्यक्ति ने, एटीएस के जिस व्यक्ति ने ये सबूत प्लांट किए थे, कोर्ट ने कहा उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो इसका मतलब सबूत प्लांट किए गए थे, ये बात तो तय है। अब सबूत क्यों प्लांट किए और क्यों हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई? अब इसको लेकर के ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो हैं ये हवा हवाई हैं, कोर्ट ने कह दिया। और ये पूरे मामले में अब एटीएस का एक और अधिकारी सामने आता है, उसने कहा मुझे कहा गया था डॉक्टर मोहन भागवत को गिरफ्तार करो, ठीक है, मुझे रिवॉल्वर दी गई, मुझे 10 लोग दिए गए, मुझे कंटिंजेंसी फंड से पैसा दिया गया और ये कहा गया मोहन भागवत को गिरफ्तार करो। अब मोहन भागवत को आप फर्जी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी में फंसाना चाहते थे। ये सैफरन टेरर के जो पूरी की पूरी परिकल्पना है आदर्श जी, ये 2006-07 में आई। किस लिए आई उसका अलग विश्लेषण हो सकता है, कुछ लोगों का अलग हो सकता है विश्लेषण अलग, लेकिन 2006 में फर्जी ये जो है हिंदू, ये दिग्विजय सिंह ने शुरू करा। दिग्विजय सिंह ने 2005 के चुनाव में या 6 में कोई चुनाव था, तब उन्होंने बाकायदा मंच से बोला कि ये सारे आतंकवादी जो है ना हिंदू, तब उन्होंने बोला हिंदू आतंकवादी नहीं होते, लेकिन जितने हिंदू आतंकवादी हैं वो सब आरएसएस से जुड़े होते हैं। तब उन्होंने हिंदू आतंकवाद का शब्द इस्तेमाल किया। आज तक हम लोग ये सुनते आ रहे हैं, हर धमाका करने वाले कौन होते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप उनके नाम देख लीजिए, लेकिन हर धमाका, हर आतंकवादी घटना के बाद हमको ये सबसे पहला बयान ये आता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आज की डेट में अगर कोई भी घटना होती है, ऐसी आतंकवादी वाली घटना, उसके पीछे सही बात है कि हमें पता है कि ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट किसका रहता है, लेकिन उसमें बयान कैसे दिए जाते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। और यहाँ दिग्विजय सिंह ने इसकी शुरुआत कर दी थी। पूरी दुनिया पहली बार सुन रही थी सर, हिंदू आतंकवाद की शब्द। अब आप देखिए 2006-07 में ये इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि हिंदू जो है हिंदू आतंकवादी शब्द, दिग्विजय सिंह। उसके बाद क्या होता है 2008 में बाकायदा पी चिदम्बरम सैफरन टेरर शब्द का बोलते हैं, संसद में बोलते हैं, डीजीपी सम्मेलन में बोलते हैं सैफरन टेरर। अब सैफरन टेरर क्या है? इसका मतलब आप भगवा को आतंकवादी बता रहे हो, आप संतों को, आप इस देश की जो संत शक्ति है हिंदुओं को आप आतंकवादी बता रहे हो। किसी ने मुस्लिम आतंकवादी शब्द नहीं इस्तेमाल करा, लेकिन आप हिंदू आतंकवादी शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। तो इन्होंने हिंदुओं को आतंक, फिर उसके बाद जो है शिंदे आते हैं, वो कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद, और ये इनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है, हिंदू आतंकवादियों को आरएसएस और बीजेपी के कैंपों में ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ हिंदू आतंकवादी तैयार होते हैं। ये सारी की सारी, फिर उसके बाद ये 2008 तक होता है।
2009 में क्या होता है, 2009 के अंदर बाकायदा राहुल गांधी का राजदूत, जो अमेरिका के राजदूत हैं, उनके साथ जो चर्चा हुई उसमें विकीलीक्स का जो खुलासा हुआ, उसके अंदर राहुल गांधी ने ये कहा अमेरिकी राजदूत को कि एलईटी जैसे जो आतंकवादी संगठन है ना, इनसे खतरा नहीं है, खतरा हिंदू आतंकवादी संगठनों से, ये राहुल गांधी कहते हैं। और अमेरिका के राजदूत को कहते हैं कि ये जो हिंदू आतंकवादी हैं, हिंदू जो एक्सट्रीम जो संस्थान हैं, ये सारे संगठन हैं, ये लोग जो है ना हिंदू मुस्लिम करते हैं और ये मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं और उससे जो है हिंदू आतंकवादी ये जो बड़ा खतरा है, ये राहुल गांधी कहते हैं। तो इससे साफ पता लगता है कि ये सारी की सारी जो फेक जो थ्योरी थी हिंदू आतंकवाद की, सैफरन टेरर की, एक फेक फर्जी एक थ्योरी थी। अब आप सोचिए कि इस पूरी फर्जी थ्योरी में सबसे बड़ा सबूत क्या है कि कांग्रेस ने करवाया। 2 सबूत मैं आपको देता हूं कि इसके पीछे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति थी और इसका एक बैकग्राउंड भी है, वो भी आपको बताता हूं। हाँ। 2 सबूत, सबसे बड़े सबूत क्या हैं। अभी हाल में ही सुशील कुमार शिंदे जो गृह मंत्री थे यूपीए सरकार के, हालांकि पहले गृह मंत्री जिन्होंने सैफरन आतंकवाद की थ्योरी दी, हिंदू आतंकवाद की, वो पी चिदम्बरम थे, लेकिन उसके बाद जो है इस थ्योरी को आगे बढ़ाने वाले जब दूसरे गृह मंत्री जो है सुशील कुमार शिंदे थे। सुशील कुमार शिंदे ने अभी एक हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले, 5-6 महीने पहले, एक पॉडकास्ट के अंदर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये जो हिंदू आतंकवाद है, सैफरन टेरर है, मैं इस शब्द से सहमत नहीं था, लेकिन मुझे मेरी पार्टी ने जो कहा मैंने उसको आगे बढ़ाया। आप सोचिए, एक इतना वरिष्ठ नेता, गृह मंत्री ये कह रहा है कि हिंदू आतंकवाद का शब्द जो है मैं उससे सहमत नहीं था, लेकिन मुझे पार्टी ने कहा। अब मैं आपसे पूछता हूं, पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी यानी कौन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी 2008 में, भले ही 2008 में 2004 से लेकर 2010 तक भले ही सरकार जो है वो सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन सरकार मनमोहन सिंह की नहीं थी। राहुल गांधी ने तो मनमोहन सिंह के जो बिल था वो प्रेस क्लब में लाके फाड़ा था। तो सरकार असली कौन चला रहे थे? सरकार असली राहुल गांधी और ये सोनिया गांधी चला रहे थे। तो इसका मतलब उनको राहुल या सोनिया नहीं बोला होगा, और राहुल गांधी खुद अमेरिका जाकर बोलते हैं कि भाई जो है हिंदू आतंकवादियों से खतरा है। तो एक तो बड़ा सबूत ये हुआ। दूसरा बड़ा सबूत जो 2008 का मुंबई आतंकी हमला हुआ था, उस 2008 के मुंबई आतंकी हमले में आप 26/11 का आपको अच्छी तरह से पता है कि उसमें जो कसाब था, जो पाकिस्तानी आतंकवादी था, और कसाब नहीं बाकी भी जो आतंकवादी थे, वो उस वक्त 2008 में जब हिंदू आतंकवाद की थ्योरी, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार जब हिंदू आतंकवाद की फेक थ्योरी गढ़ रही थी, ठीक उसी वक्त उस थ्योरी को और मजबूती देने के लिए, उस थ्योरी को स्टैब्लिश करने के लिए पाकिस्तान से आतंकवादी हाथ में कलावा बांध के आते हैं। कलावा क्यों बांधा उन्होंने? ये दिखाने के लिए कि वी आर हिंदूज़, ठीक है। उन्होंने कलावा बांधा। उनके पास जो उनके जेब में जो उनके आई कार्ड थे, किसी का नाम समीर था, किसी का नाम राकेश था, उनके आई कार्ड समीर और राकेश के नाम से। अब 9 आतंकवादी मारे गए, 1 आतंकवादी पकड़ा गया, कसाब। मैं बार बार कहता हूँ, इस देश को तुकाराम ओंबले का मंदिर बनवाना चाहिए। हिंदुओं को चाहिए कि जहाँ भी तुकाराम ओंबले जी का उनका घर है, वहाँ जहाँ पैदा हुए, वहाँ हिंदुओं को तुकाराम ओंबले जी का मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि तुकाराम ओंबले जी ने अपनी जान दे करके उस कसाब को जिंदा पकड़ा, जिसके हाथ में कलावा था, जिसका जो आई कार्ड था वो समीर के नाम से था। अब ये सारे 10 के 10 आतंकवादी, सबको पता है ये जो हैं ये फिदायीन होते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर, जो आप बात बता रहे हैं, क्योंकि मैं ये सोचकर हैरान हूं कि अगर कसाब जिंदा ना होता, पकड़ा जाता, पूरी दुनिया में फिर क्या हो रहा होता हिंदू आतंकवाद। एग्जैक्टली मैं यही आपसे कह रहा हूं कि ये जो 9 आतंकवादी मारे गए, ये सबको पता है ये फिदायीन आतंकी थे। ये आए थे इसलिए कि भाई हम मारेंगे, कुछ लोगों को मारेंगे, एक खबर बनेगी आतंकवाद, और उसके बाद हम मर जाएंगे। उन 10 को 10 को पता था कि मर जाएंगे। ये 10 के 10 मर जाते, उसके बाद जांच होती, इनके आई कार्ड निकलते, इनकी जेबों से जो है उनका आई कार्ड निकलता, समीर, राकेश, और उनके हाथ में कलावा। और उस वक्त की सरकार जो है, जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर रही थी, वो कहती कि ये सारे हिंदू आतंकवादी थे, ये संघ के थे। और इसके बावजूद
कसाब जिंदा पकड़े जाने के बावजूद यूपीए की सरकार के इशारे पर एक किताब लिखवाई गई, 26/11 आरएसएस की साजिश। ठीक है, और उस किताब का जो लोकार्पण था वो किसने किया? उस किताब का लोकार्पण करते हैं दिग्विजय सिंह, उस किताब का लोकार्पण करते हैं महेश भट्ट, जिनका खुद का बेटा महेश भट्ट, जिनका खुद का बेटा डेविड कोलमैन हेडली के साथ था, और जिसके बेटे ने डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई घुमाया था, सारी रेकी करवाई थी। वो महेश भट्ट जो है वो उस बुक रिलीज के फंक्शन में थे। और उस बुक के अंदर क्या था, आपको ये बताऊं उस बुक के अंदर क्या था? उस बुक के अंदर था कि ये जो हिंदू आतंकवाद है और जो आरएसएस है, जो आतंक, ये 1947 से ही ये इस तरह की आतंकी हरकतों में शामिल रहे हैं। आप सोचिए 1947 से ये किताब कह रही है कि आतंकवादी शामिल रहे हैं, और इस पूरी की पूरी किताब में ये कह दिया गया था कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। इस किताब में ये कह दिया गया था कि ये जो आतंकी हमला था ये आरएसएस की और हिंदुओं की साजिश थी। इस किताब के अंदर योगी आदित्यनाथ को, इस किताब के अंदर नरेंद्र मोदी को आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। और ये किताब जानते हैं कितने पेजों की थी? ये करीब 800 पन्नों की किताब थी, 800 पन्नों की किताब। आप सोचिए इस किताब में कितना जहर था। अरे 800 पन्नों की किताब, और इस किताब की कीमत जो है, इस किताब की जो पहला जो एडिशन छपा, मेरी भी 2 किताबें आई, बहुत लोगों की किताबें छपती हैं। जब किताबें छपती हैं, अगर कोई बहुत मतलब बेस्ट सेलर जैसा आर्ट वो करना, चेतन भगत जैसा ना हो, चेतन भगत की भी मुझे लगता है पहली जो एडिशन छपता होगा 10-15 हज़ार छपता होगा, जब उसके बाद डिमांड आती है तो उसके बाद छपती है। तो हमारी किताब भी पहली 5-10 हज़ार छपती हैं, लेकिन इस किताब की पहली बारी में 25,000 प्रतियाँ छपी, 25,000। 26/11 मुंबई आतंकी हमला, आरएसएस की साजिश, इसकी 25,000 प्रतियाँ छपी। क्यों भाई 25,000 प्रतियाँ क्यों छापी? और जानते हैं इस किताब का जो रेट था वो किन किन देशों के लिए तय किया गया था? मतलब अगर रेट तय करते हैं, अगर मैं किताब छाप रहा हूँ, मैं लिखूंगा भारत में इस किताब के मूल्य 300 रुपये, तो इसका मतलब मेरा टारगेट है भारत थी, लेकिन इस किताब के जो मूल्य था वो भारत के लिए था, इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए था। यानी इस किताब को पाकिस्तान में भी बेचा गया, इस किताब को बांग्लादेश में बेचा गया, इस किताब को सऊदी अरब में बेचा गया, इस किताब को ब्रिटेन और अमेरिका में बेचा गया। और वो जो किताब लिखने वाला था 2008 का ये आतंकी हमला था, 2009 के अंदर वो जो किताब का लिखने वाला लेखक था अजीज बर्नी, वो बाकायदा मनमोहन सिंह के साथ उनके विमान में बैठकर वो अमेरिका के दौरे पर गया था। और कुछ समय पहले मेरी अजीज बर्नी जो हैं उनसे मुलाकात हुई, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे नहीं पता कि ये किताब कैसे, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड क्या, लेकिन मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो सरकार ने जो जानकारी दी थी उसके आधार पर मैंने किताब लिखी। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। कांग्रेस यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी। तो सरकार ने उनको जो जानकारी दी उसके आधार पे उन्होंने पूरी की पूरी एक किताब लिख दी कि ये जो 26/11 का आतंकी हमला था। तो मेरे मन में सवाल ये आता है कि ये जो पूरी की पूरी साजिश थी, इसके पीछे कौन था? क्या पाकिस्तान था कि सारे आतंकवादियों को हिंदू दिखाए, या कांग्रेस थी कि पकड़े जाने के बावजूद हिंदू आतंकवाद बताने के लिए लिखती है? और क्या ये सवाल आज इस देश के पत्रकारों को पूछना नहीं चाहिए कि कांग्रेस और पाकिस्तान का एक ध्येय क्यों हुआ? ध्येय एक ही था दोनों का ना। आखिर ऐसे ये बिंदु कि हिंदुओं को आतंकवादी साबित करना है, ये कांग्रेस का भी लक्ष्य था, ये पाकिस्तान का भी लक्ष्य था। तो दोनों में ऐसी कौन सी कॉमन चीज है जो दोनों को इस लक्ष्य के प्रति एकजुट कर देती है कि हिंदुओं को आतंकवादी साबित कर दो? उसके लिए दोनों एकजुट हो जाते हैं। क्या चीज? हिंदुओं को आतंकवादी साबित करना ये कांग्रेस और ये जो है पाकिस्तान का जोड़ है, दोनों यहां पर मिल जाते हैं, सेतु है। ये क्यों है? ये सवाल पूछना चाहिए। लेकिन अब ये सवाल पूछने में कांग्रेस इसका जवाब नहीं देगी, वो कहेगी हम झूठ बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं फिर पूछता हूँ, राहुल गांधी ने तो अपने पहले भाषण में कहा था हिंदू हिंसक होते हैं, जब वो एलओपी चुने गए थे। राहुल गांधी ने अपने पहले भाषण में कहा हिंदू हिंसक होते हैं। भाई हिंदू हिंसक होते हैं, फिर उसके बाद क्या? कांग्रेस के जो सहयोगी हैं, कांग्रेस के जितने सहयोगी हैं उसमें डीएमके एक बड़ी सहयोगी है। डीएमके ने एक
बाकायदा डीएम के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे एक कार्यक्रम में शामिल हुए और उस कार्यक्रम का शीर्षक था कि इरेडिकेटिंग सनातन, यानी सनातन को जड़ से ख़त्म करो। वो एक कार्यक्रम डीएम के। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम होता है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग शामिल हैं जो उनके स्टूडेंट विंग के, और उसमें एक नंदिनी सुंदर नाम की एक महिला भी शामिल है। अब ये नंदिनी सुंदर कौन है? नंदिनी सुंदर वायर के जो संपादक हैं, है ना, उनकी पत्नी है। और वायर क्या करता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, उसको लोग वायर द लायर बोलते हैं। तो ये सारा का सारा आप इनका पूरा गठजोड़ देखेंगे, और ये यूएस एड का पैसा भी इसी तरह से इन्हीं लोगों को मिलता था, जो यूएस एड जो सोरोस की वो थी। और फिर आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊँ। अब आप इसके इतिहास में जाइए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखिए। जब यूपीए सरकार थी तो मुझे सन याद नहीं आ रहा कौन सा साल था, एक बिल लाने की तैयारी थी, वो कम्युनल वायलेंस बिल उसका नाम था, कम्युनल वायलेंस बिल। अब ये कम्युनल वायलेंस बिल जो है, कांग्रेस की सरकार कम्युनल वायलेंस बिल लाने की तैयारी कर रही थी। इसका कम्युनल वायलेंस बिल में क्या बात थी? इसमें था कि देश में जहाँ कहीं भी दंगा होगा, दंगे के लिए पहली नज़र में हिंदू को जिम्मेदार, यानी अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक को जिम्मेदार माना जाएगा। ये कानून बन रहा था इस देश के अंदर। अगर ये कानून पारित हो जाता तो आप सोचिए, जो भी दंगा होता उसमें अगर एक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, ईसाई, कोई भी ये कह देता कि भाई अशोक श्रीवास्तव ने दंगा करा, सरकार उसमें ये नहीं कहती कि अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ सबूत दो। अशोक श्रीवास्तव को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता। अशोक श्रीवास्तव को सबूत देने होते कि मैंने दंगा नहीं किया। अशोक श्रीवास्तव को पहली नज़र में कानून मानता कि भाई ये बहुसंख्यक हैं, ये हिंदू है, तो दंगा हिंदू ने ही किया होगा, और अशोक श्रीवास्तव को जेल। हिंदू को साबित करना पड़ेगा कि उसने दंगा नहीं किया। ये कानून बनाने की इस देश में तैयारी कांग्रेस ने कर ली थी। अगर दंगों के बीच में रेप हो जाता, कोई बलात्कार हो जाता, और कोई एक अहमद मियाँ कह देते ये बलात्कार जो है ये राकेश ने किया है, तो राकेश को उठा के जेल में बंद कर दिया जाता। अहमद मियाँ को राकेश के खिलाफ कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं थी। सबूत राकेश को जुटाने थे कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने बलात्कार नहीं किया, बलात्कार करने वाला कोई और है, इसकी जिम्मेदारी राकेश जी की होती। ये बिल लाने की तैयारी की थी। ये बिल आप क्यों ला रहे थे भाई? क्यों, किस मकसद से ला रहे थे? इस देश में हिंदू दंगाई, मतलब आप उस बिल के माध्यम से साबित कर रहे थे कि हिंदू बेसिकली दंगाई होता है। तो हिंदू दंगाई होता है, हिंदू आतंकवादी होता है, हिंदू हिंसक होता है, इन तीनों चीज़ों क्लब हो जाती हैं। तो इसका मतलब कि ये पहले से मंशा थी। फिर इसके बाद आप इतिहास में चले जाइए, नेहरू जी के समय। नेहरू जी जो हैं वो हिंदू रीति रिवाज को, हिंदू इनको बहुत पसंद नहीं करते थे। जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो वो उसके पक्ष में कतई नहीं थे। वो नहीं, हाँ, वो गुजरात में जब, तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो उसके, क्योंकि उनको हिंदू रीति रिवाज, हिंदू धर्म उनको उससे बड़े दूर थे। अब क्यों का कारण तो अलग विषय हो सकता है। इसको मुझे लगता है कि पंडित नेहरू तो उन्होंने, देखिए छलावा है, ये छलावा है। पंडित नेहरू थे, उन्होंने पंडित क्यों लगाया? कोई नेता लगाता है पंडित। मुझे जहाँ तक ध्यान है शायद पंडित कमलापति त्रिपाठी दूसरे एक नेता हुए, दो नेता है जो अपने नाम के आगे पंडित लगाए। ये जो बातें आप बता रहे हैं, ये तो मतलब कोई आम आदमी भी देखेगा तो ये कहेगा कि भाई ये जो पंडित नेहरू या फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग हिंदू भी हैं या फिर इसका जवाब एक तो, हिंदू कैसे ये सब सोच सकता है? इसका जवाब तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग दें। कि अब वो मल्लिकार्जुन खड़गे तो कहते हैं कि राहुल जी जो है वो अपर कास्ट के हैं। अभी पिछले दिनों कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ उसमें खड़गे जी ने कहा कि राहुल जी अपर कास्ट के हैं और दलितों के लिए उनके मन में कितना प्रेम है। वो अलग बात है कि उसी मंच पे कांचा इलैया नाम के एक एक्टिविस्ट को बुला रखा था। कांचा इलैया ने कहा कि राहुल जी की मिक्स जाति है। तो मुझे पता नहीं वो मिक्स जाति क्या होती है, मैं आज तक नहीं जानता कि ये मिक्स जाति क्या होती है। ये मुझे लगता है जब कांग्रेस के मंच से कहा गया मिक्स जाति है तो कांग्रेस को बताना चाहिए मिक्स जाति क्या होती है। लेकिन बहरहाल ये वो पंडित नेहरू जो लगाते थे इस देश में, देखिए इस देश में छलावे की राजनीति होती रहती है। तो बेसिकली छलावा करते थे, इसलिए छलने के लिए कि भाई हिंदू लगे कि हाँ पंडित नेहरू हैं, क्योंकि देश बहुसंख्यक हिंदुओं का था। लेकिन उनको जीर्णोद्धार से शिकायत थी। राष्ट्रपति मंदिर के जीर्णोद्धार में जा रहे थे, उसको उन्होंने विरोध किया। यहाँ तक कि
बाकायदा उन्होंने उस वक्त के जो सूचना प्रसारण मंत्री थे उसको पंडित नेहरू ने उनको निर्देश दिया कि ये जो जीर्णोद्धार की जो कवरेज है वो दूरदर्शन पर न दिखाई जाए, है ना। ये सब उन्होंने कहा और साथ साथ एक बात और कही थी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आरएसएस को कुचल कर रख दूंगा, क्योंकि आरएसएस एक हिंदू संगठन माना जाता था। अब देखिए, मैंने यही कहा कि आरएसएस से राहुल गांधी की नफरत थी। राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड एक जैसे हैं। अब आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड एक जैसे कैसे हो सकते हैं? आरएसएस की स्थापना को 100 साल हो रहे हैं इस साल। 100 साल इस विजयदशमी को आरएसएस को 100 साल पूरे हो जाएंगे। आरएसएस की स्थापना इसलिए की थी डॉक्टर हेडगेवार ने, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने इतिहास जाना है, डॉक्टर हेडगेवार को ये लगता था कि एक ना एक दिन जब, क्योंकि पहले डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस में थे और वो जेल भी गए, लेकिन जब उनको लगा कि अब जो स्वतंत्रता संग्राम है, आज़ादी का जो आंदोलन है, वो अब जो है अब सही रास्ते पर है, देर सवेर हमको आज़ादी मिल जाएगी। तो डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि भारत गुलाम क्यों हुआ था? तो उनको लगा भारत गुलाम इसलिए हुआ था क्योंकि जितने हिंदू राजा थे वो आपस में लड़ रहे थे। भाई मुगलों ने क्या किया? मुगलों ने हम पर शासन किया इसलिए क्योंकि हिंदू राजा आपस में लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने फिर शासन किया इसलिए क्योंकि लड़ रहे थे। तो डॉक्टर हेडगेवार को यह लगा कि भाई अगर हिंदू इस देश का लड़ता रहेगा तो कोई भी आएगा फिर से हमें गुलाम बना लेगा। तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की कि हिंदुओं को एकजुट करे, ये उनका भाव था। तो आरएसएस हिंदुओं को एकजुट करने वाले था। लोग ये भूल गए, आज लोगों को नहीं पता कि जिस वक्त भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, तो उस वक्त की जो सरकार थी, पंडित नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको लगा कि वहाँ से हिंदुओं को सुरक्षित कैसे निकालना है, तो उन्होंने जिम्मा आरएसएस को दिया। उन्होंने कहा, आरएसएस को कहा कि भाई हिंदू, तो आरएसएस ने वहाँ से कई हिंदुओं को वहाँ से किसी तरह से ऑपरेशन चलाकर किस तरह से उनको सुरक्षित लेकर आए। तो पंडित नेहरू की निगाह में आरएसएस और हिंदू ये एक दूसरे के पर्याय थे। तो इसीलिए वो जीर्णोद्धार का विरोध करते थे और इसीलिए वो कहते थे मैं आरएसएस को कुचल के रख दूंगा। फिर ये चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें हमको बताती हैं। फिर एक चीज़ और है, मुझे एक ध्यान है, मैंने अभी हाल फिलहाल में एक मैंने किताब पढ़ रहा था, किताब में या किसी आर्टिकल में जिक्र था, एक विदेशी जो हैं स्कॉलर या कोई नेता थे, वो भारत में आए। उन्होंने पंडित नेहरू से कहा कि ये हिंदुओं की ये जो भारत की और हिंदुओं की जो संस्कृति है, ये परंपराएं हैं, ये सब बड़ी दिलचस्प और मुझे बड़ा अच्छी लगती हैं। तो पंडित नेहरू का जवाब था कि आपको ये अच्छी लगती है, लेकिन मैं इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। तो वो किसको ख़त्म करना चाहते थे? ये सब चीज़ें। तो ये आपने क्यों किया? फिर इस देश के पंडित नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश के शिक्षा मंत्री शुरुआत में कौन कौन बनाए गए, मैं नाम नहीं लेता, आप रिसर्च कीजिए कौन लोग बनाए गए। और जो लोग बनाए गए उन्होंने इतिहास में क्या लिखा, क्या पढ़ाया हमें? उन्होंने इतिहास में हमें ये पढ़ाया कि सरदार भगत सिंह आतंकवादी थे। उन्होंने इतिहास में हमें ये पढ़ाया कि औरंगजेब मंदिर बनवाता था। उन्होंने हमें जो है शिवाजी का इतिहास क्या पढ़ाया, और उन्होंने हमें बाकी लोगों का, उन्होंने हमें भाई सतीदास के बारे में पढ़ाया जिनको मुगलों ने आरे से चीर दिया था। उन्होंने हमें सिख गुरुओं के बारे में क्या बताया, जिनको जो है सर जिनके बच्चे जो है खोलते कढ़ाई में डाल दिए गए थे। तो वो जो शिक्षा मंत्री थे जो नेहरू जी के बनाए हुए थे, उन्होंने हिंदुओं के, सिखों के, जैनियों के, इन सब के जो महान वो तो उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया। लेकिन औरंगजेब महान थे, हमको इतिहास पढ़ा दिया गया, बाबर, औरंगजेब, ये सब क्यों पढ़ाया गया? ये सब क्यों? क्योंकि हिंदुओं से नफरत थी, और वो हिंदुओं से नफरत आज भी चल रही है। इसलिए जिनसे नफरत है उनको आतंकवादी बना दो। ये सारी की सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदुओं के खिलाफ इस देश में 1947 से, शायद उससे पहले से, क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो उस बंटवारे के समय आपने ये कहा कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा, आपने ये कहा, ठीक है। जब आपने तय किया विभाजन होगा, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो दूर दराज में जो हिंदू रह रहा है, आपको नहीं पता था, आपने एक दिन तय कर लिया, कागज़ पे साइन किया कि भारत पाकिस्तान 2 देश हो जाएंगे। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जो हिंदू वहाँ पाकिस्तान में रहता है उसको आप कैसे भारत ला सकते हैं सुरक्षित। आपको नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा।
मैं नहीं मानता कि आप इतने बेवकूफ़ थे, इतने भोले थे कि आपको पता नहीं था जब दोनों देशों का बंटवारा हो जाएगा तो खून खराबा नहीं होगा। खून खराबा तो पहले भी हो रहा था ना। बंगाल विभाजन हुआ तो क्या खून खराब हुआ? डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो किसको मारा गया? हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। क्या आपको नहीं पता था जब विभाजन होगा तो हिंदुओं का कत्लेआम होगा पाकिस्तान में? लेकिन आपने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को सुरक्षित भारत में लाने के बारे में एक बार भी सोचा? नहीं सोचा। जो मर रहा मरता रहे। 20 से 30 लाख लोगों का कत्ल हुआ है। इतिहास में हमको यह भी तक नहीं पढ़ाया गया। आदर्श जी, शर्मनाक बात है, हमको आज तक इतिहास का सबसे बड़ा पलायन, इतिहास का सबसे बड़ा कत्लेआम हमारी इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया गया। क्योंकि हिंदू मरे थे, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, हिंदुओं का पलायन हुआ था, हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ था, हिंदुओं की ट्रेनें आई थी कट कट के हिंदू सिखों की, वो सब हमको नहीं पढ़ाया गया। तो हिंदुओं से नफरत नहीं तो क्या है भाई? हिंदुओं को उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनका गौरवशाली इतिहास, कितने लोगों ने बलिदान दिया, ये सब पढ़ा देते ना तो हिंदुओं को गर्व होता कि यार हमारी उस पर कितने हमारे पर अत्याचार हुए हैं। हिंदू ये सोच करके अलर्ट होता, अपने बारे में सोचता। अभी मैं आज कल किसी से बात कर रहा था, किसी मेरे जानने वाले बता रहे थे, बोले मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारे घर में विजयदशमी पर जो भी घर में कोई तलवार, कोई छोटी सी कृपाण होती थी, उसकी पूजा होती थी। बोले और विजयदशमी में आज भी संघ पूजा करता है, विजयदशमी हथियारों की पूजा। लेकिन अब शस्त्र पूजा क्या हिंदुओं के घरों में होती है? हमको ये सब भुला दिया गया। ये क्यों? क्योंकि हिंदुओं को ख़त्म करना है और ये बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश में कौन कौन ताकतें हैं ये और उन ताकतों के खिलाफ हम बोलेंगे तो आप कहोगे कि हम गोदी मीडिया, आप कहोगे कि हमारे खिलाफ FIR कर दोगे। तो भैया मुझे तो बोलना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हिंदुओं की आने वाली पीढ़ी जो है उसको यही सब भुगतना पड़े जो हमने भुगता, जो हमने देखा। जो बातें आपने बताई है वाकई, ये जो भी ये सुनेगा, जो भी इस पॉडकास्ट को लोग देखेंगे, उन्हें ज़रूर ये समझ आएगा कि आखिरकार किस तरीके की साजिशें की गई हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि नेहरू अंग्रेज़ों के पपेट के तौर पर काम कर रहे थे हिंदुस्तान के अंदर। नेहरू ने तो शपथ ही ली थी तब, अंग्रेज़ों की यूनियन जैक था, यूनियन जैक के नीचे उन्होंने शपथ ली थी पहले। तो मतलब क्या मकसद था, छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ आप किसी भी तरह से आपको क्या ये सब नेहरू जी ने ये सर RSS के खिलाफ था कि RSS से उस RSS को खत्म करते करते हिंदुओं से वो पंगा ले बैठे या फिर सभी हिंदुओं को बना बैठे? क्या उनका मेन मकसद मैं यही कह रहा हूँ। देखिए RSS और क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर सियासत करनी है हिंदुस्तान के अंदर तो आपको हिंदू आबादी तो लेकर चलनी पड़ेगी ना। देखिए ये जो आपने कहा सियासत ना, यही अपना समझने वाली बात है कि सियासत करनी है तो सियासत कैसे। वो सीधा सा फॉर्मूला था कि जो अल्पसंख्यक वोट हैं उनको एकजुट करो। ये हिंदू आतंकवाद की थ्योरी क्यों आई? ये इसलिए आई कि एक तो मुस्लिम वोट खुश कर दो कि भाई तुम लोग जो हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे मुस्लिम ये कहते हैं ना कि हमें शर्मिंदगी होती है जब कोई अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ देता है। बहुत सारे लाखों की तादाद में, करोड़ों मुस्लिम दुनिया में ऐसे हैं जिनको उस चीज़ से शर्मिंदगी होती है कि भाई यार ये क्या हो रहा है यार, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि सारे मुसलमान तो ऐसे नहीं हैं, मैं तो नहीं मानता कि सारे मुसलमान ऐसे हैं। अच्छे मुसलमान हैं तो उनको आतंकवाद से घृणा होती है, उनको आतंकवाद से परेशानी होती है। ऐसे भी लोग हैं इस देश में, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं। तो एक तो ये है कि किसी को ये ना लगे कि हिंदू ही आतंक, कि सिर्फ एक विशेष पर्टिकुलर समाज से आने वाले लोग आतंकी होते हैं। तो एक तो बैलेंस कर दो, तो उससे क्या होगा कि हमारे मुस्लिम वोट खुश हो जाएगा। दूसरा क्या था, हिंदुओं को बांटो। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला, जो हिंदू आतंकवाद या हिंदुओं को जाति जाति करना, दोनों के पीछे एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है कि हिंदुओं को बांटो। जब आप कहेंगे हिंदू भी आतंकवादी होता है तो क्या होगा, हिंदू बट जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं शर्मिंदगी के उसमें मर जाएंगे कि यार हिंदू भी आतंकवादी होता है। तो उससे क्या होगा कि RSS जैसी जो ताकतें हैं वो कमज़ोर होंगी। बहुत सारे हिंदू जो सो कॉल्ड अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, उनको लगेगा RSS तो एक आतंकी संगठन है। तो वो जो हिंदुओं को एकजुट करने के जो लोग काम कर रहे हैं वो उनसे अलग हो जाएगा, छिटक जाएगा, तो हिंदू बट गया। और अगर RSS हिंदुओं को जोड़ लेगा तो फिर क्या होगा, हिंदुओं को जोड़ लेगा तो आपकी सत्ता खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा ना, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक RSS को हिंदुओं का पर्याय, मतलब RSS माना जाता है हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन, और वो सच भी है। 100 साल से जो संगठन काम कर रहा है, दुनिया का आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, तो हिंदुओं का ही संगठन है ना। तो RSS और हिंदू जो है उनको पर्याय मानते हैं कांग्रेस के लोग,
कहेंगे नहीं वो भले ही, लेकिन उनको लगता है, नेहरू जी को भी ये लगता था कि आरएसएस और हिंदू एक दूसरे के पर्याय हैं, तो इसीलिए आरएसएस को, अगर हिंदुओं को मतलब चाहते हैं जूते के नीचे रगड़ना, तो फिर आरएसएस को दबा दो। इसीलिए कहा कि मैं आरएसएस को कुचल कर रख दूंगा। आरएसएस को कुचल देते तो फिर हिंदू बेचारा कोई ताकत नहीं होती। आज इस देश में जो सरकार है वो इसलिए है क्योंकि हिंदुओं को अपनी जो विरासत है और अपनी जो ताकत है, अपनी जो उनके गर्व करने के जो उनके पास चीज़ें हैं, उसका एहसास हो रहा है। मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैं जब कॉलेज में था तो इस देश में मंदिर जाना मेरे जैसे लोगों के लिए वो पिछड़ेपन की निशानी होती थी। टीका लगाना पिछड़ेपन की निशानी होती थी। मैं उस दौर का हूँ जिस दौर में मैंने अपने खुद के परिवार में देखा, मेरे कज़न मुंबई में रहते थे, मैं जब उनके पास जाता था तो वो किसी दिन मंदिर तो नहीं जाते थे, टीका तो नहीं लगाते थे, लेकिन वो संडे को चर्च जाते थे और गले में वो क्रॉस पहनते थे। तो ये जो भाव था, ये चीज़ तो हिंदू होना गर्व की अनुभूति नहीं थी, हिंदू होना शर्म की अनुभूति थी एक दौर में, क्योंकि हमको ये एहसास कराया गया कि हिंदू पिछड़े हैं, हिंदू जो हैं हिंसक हैं, हिंदू आतंकवादी हैं। लेकिन आज हिंदू गर्व की अनुभूति करता है और यही जो है आज कांग्रेस की कमजोरी है, यही आज बीजेपी की ताकत है। सर आप 2002 से डीडी न्यूज में थे? जी 2002। तो आपके सामने 26/11 का भी अटैक हुआ है, मतलब उस टाइम पे आप थे और हिंदू आतंकवाद वाली थ्योरी भी आपके सामने ही गढ़ी गई है। डीडी न्यूज एक ऐसा चैनल जो सरकार ऑपरेट करती है बताया जाता है, क्या दखल अंदाजी थी उसकी? उस टाइम पर आपको न्यूज रूम में कैसी बातें सुनने को मिलती थी? मीडिया का क्या रोल रहा, मैं ये समझना चाहता हूँ। क्या ये कहा जाता है कि भैया इस थ्योरी को आगे बढ़ाना है, इसे आप लोग इस पर कवर कीजिए, स्पेशल स्टोरीज बनाइए, ये एजेंडा सेट कर लीजिए, 2-4 दिन यही चलेगा? क्या चल रहा था उस वक्त डीडी न्यूज के न्यूज रूम में, मुझे बताइए अगर आपको याद। देखिए, क्योंकि मैं उस समय एक एंकर रिपोर्टर था, मैं बहुत सीनियर नहीं था, तो जो प्लानिंग होती थी वो तो मुझे नहीं पता कि प्लानिंग क्या होती थी, क्या उसमें मैं हिस्सा नहीं। अब तो मैं बैठक मीटिंग्स वगैरह में रहता हूँ, जो प्लानिंग होती है मालूम होता है, उस वक्त मुझे मालूम नहीं हो, हमको तो सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता था। तो जब एग्जीक्यूट करने के लेवल पर हम आते थे तो हमको ये पता होता था कि जैसे मान लीजिए कि गुजरात चुनाव उस समय थे, तो हमको लाइन उस समय दी जाती थी कि इस तरह की स्टोरीज़ करनी है। मैंने अपनी किताब में भी पहले जिक्र किया इस बात का। उस समय तीस्ता सीतलवाड़ जो हैं वो बाकायदा दूरदर्शन में, क्योंकि उस समय एक स्पेशल सेल था और वो स्पेशल सेल जो है वो तीस्ता सीतलवाड़, और उसमें जो है बाकायदा कांग्रेस की जो क्या पॉलिसी है सरकार की या कांग्रेस की, और किस नेता के खिलाफ क्या करना है, उसकी सारी योजना बनती थी। मैं उस स्पेशल सेल से दूर ही था क्योंकि मैं उसका हिस्सा भी नहीं था, तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, योजना बनती थी, तीस्ता सीतलवाड़ आती थी। मुझे तो ये जानकारी है जब गुजरात में चुनाव हुए, मुझे सन याद नहीं है, मैं पहले गुजरात हमेशा कवर करता था, लेकिन जब एक बार जब यह दखलंदाजी हुई, जब तीस्ता सीतलवाड़ आने लगी, तब मुझे गुजरात चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए नहीं भेजा गया था। तो मुझे रिपोर्टिंग से लगभग विड्रॉ कर दिया गया था, क्योंकि उनको लगता था कि एक स्पेशल तरह की स्टोरीज़ करानी है, मोदी जी के खिलाफ स्टोरी करवानी है, गुजरात सरकार के खिलाफ करवानी है, तो इसलिए मुझे भेजा नहीं गया था। तो मुझे उस चुनाव में भेजा नहीं गया। तो उस समय उस तरह का माहौल। लेकिन ये ज़रूर है कि पर्सनली मुझे ये जानकारी है कि मैं इतना जानता हूँ कि मुझे 2004 से लेकर 2010 तक 2 या 3 बार ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ से निकालने की कोशिश हुई। लगभग एक बार तो निकाल ही दिया गया था। लेकिन क्या होता है कि कई बार, देखिए मैं एक बात कहूँ, कांग्रेस में भी, मैं आज भी कह रहा हूँ इस बात को, कांग्रेस से को लेकर मैंने जो भी कहा या जो भी सवाल करता हूँ मैं कांग्रेस से, उसके बाद मैं मानता हूँ कांग्रेस में बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पूरी तरह से, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक दिक्कत है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, उस वक्त क्या था, जो कांग्रेस में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने, जैसे मैंने कहा, उस वक्त जो मंत्री थे या जो बाकी लोग थे, INB मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे निकालने की कोशिश की। लेकिन एक मंत्री ऐसी भी थी कांग्रेस में जिनको मैंने देखा, जिनके साथ काम किया, अंबिका सोनी उनका नाम था। तो एक समय चुनाव में ऐसा आया, चुनाव के बीच की बात बता रहा हूँ मैं, 2009 का चुनाव था वो,
तो उस समय मैं एंकरिंग कर रहा था, मैं चुनाव के रिज़ल्ट आ रहे थे, लेकिन तो जब चुनाव के रिज़ल्ट आ रहे थे तो मेरे से उस वक्त के जो सूचना और प्रसारण मंत्री थे आनंद शर्मा, उनको किसी ने बताया कि भाई ये तो व्यक्ति जो है ना, ये तो जो है थोड़ा सा हिंदुत्ववादी है और ये थोड़ा सा जो है ये हमारी विचारधारा का नहीं है। तो ये सब किसी ने फीड कर दिया था। तो आनंद शर्मा जी ने पहले, ये चुनाव से पहले की बात है, पहले मुझे निकालने की कोशिश की थी। उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि इस लड़के को या तो निकाल दो या इस लड़के को आप स्पोर्ट्स या फिल्म में डाल दो, सिनेमा करेगा ये लड़का, या फिल्म में डाल दो या स्पोर्ट्स करेगा, मतलब मेन इसको एंकर के तौर पे मत यूज़ करिए। ये उन्होंने हाँ, मंत्री जी का कॉल आया मेरे लिए। तो उस वक्त मैं लगभग डंप कर दिया गया था। मैं उस वक्त जो है क्योंकि चुनाव उस समय पास में ही थे तो डंप कर दिया गया था। लेकिन जब चुनाव के दिन मैं एंकरिंग कर रहा था तो जैसे ही रिज़ल्ट आया और ये हुआ कि भाई जो है अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, मेरे पास फ़ोन आ रहा है, मुझे बीच एंकरिंग करते हटा दिया गया। मुझे कहा कि मंत्री जी आ रहे हैं, आप हट जाइए। तो मतलब चार्ट में मैं था कि मुझे एंकरिंग करनी है, लेकिन मुझे हटा दिया गया। हाँ, तो मतलब वो इस तरह की चीज़ें मेरे साथ 3-4 बार हुई। लेकिन मुझे जो मेरे जो सीनियर्स थे, जो मेरे अधिकारी थे, जो डीडी में चाहे डीजी हों या बाकी लोग हों, वो मेरे काम को बहुत पसंद करते थे और इसलिए मैं बचा भी। क्योंकि एक बार तो ऐसा भी हुआ, मैं उन मंत्री जी का नाम नहीं लेता क्योंकि अब वो इस दुनिया में रहे नहीं, इसलिए उनका नाम नहीं लेता। एक बार उन्होंने भी ऐसा कहा कि भाई इस लड़के को हटाओ। तो हमारी जो डीजी थी, मैं उनका नाम भी मुझे लेने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि मैं उनको अरविंद मंजीत सिंह हमारी उस वक्त एडीजी और हमारी टॉप मोस्ट ऑफिसर होती थी। तो उन्होंने कहा कि इस लड़के को हटाना है। तो वो जो अरविंद मंजीत सिंह जी थी, वो मेरी फ़ाइल थी वो लेके गई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरी फ़ाइल लेके मंत्री के पास जा रही हूँ। मुझे बेटा बेटा करके बोली, बेटा देख तेरी फ़ाइल मैं मंत्री जी के पास लेके जा रही हूँ, मैं अपनी ओर से तेरे बारे में सब बताऊंगी कि तू क्या काम करता क्या नहीं करता। अगर वो मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो बेटा तुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने उनसे इतना ही कहा, मैंने कहा कि बस इतना करिएगा कि अगर जाने की नौबत आए तो मुझे थोड़ा 8-10 दिन दे दीजिएगा ताकि मैं इस्तीफ़ा दे के इज्जत से चले जाऊँ। मैंने उनसे ऐसा कहा। उन्होंने बोला नहीं बेटा, इतना तो तेरे लिए कर दूंगी। एक यंग लड़के से आखिरकार डीडी न्यूज़ में मतलब मंत्रियों तक का फोन आ रहा है, कैसी परेशानी हो रही थी? एक तो था कि उनको लगता था कि इसकी आइडियोलॉजी जो है ये हमारे आइडियोलॉजी के साथ नहीं है और ये जो है इसका बैकग्राउंड ऐसा है वैसा है। मैं एबीवीपी से कॉलेज में जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें देखकर और मेरे खिलाफ बहुत सारे लोगों ने फील करा कि ये तो जो है कांग्रेस का सपोर्टर नहीं है, ऐसा वैसा। तो वो सब पीछे पड़े उस हिसाब से। तो जब वो हमारी जो एडीजी थी अरविंद मंजीत सिंह जी, जब वो मेरी फ़ाइल लेके गई तो उन्होंने मंत्री जी को कहा कि ये लड़का मेरा सबसे अच्छा लड़का है। क्योंकि मेरा जो फ़ाइल थी उसमें मेरा जो रिकॉर्ड था, मेरे हमेशा जो मार्किंग होती थी टॉप मोस्ट होती थी। मुझे हमेशा जो हाइक होता था टॉप, क्योंकि मेरा जो कमेटी होती थी जो मेरा काम असेस करती थी वो कहते थे बहुत बढ़िया काम हुआ। तो उन्होंने कहा ये इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये इसका काम है और ये मेरा सबसे अच्छा लड़का। उन्होंने कहा, उनके शब्द हैं अरविंद मंजीत सिंह जी के, कि ये मेरा सबसे अच्छा लड़का है और इसको मैं तो नहीं कहूँगी आप कुछ भी करो, लेकिन आप मंत्री जी हैं, आप कहोगे तो मुझे हटाना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आप अगर इसको हटाने के लिए कहोगे तो आप मुझसे गौ हत्या करवा रहे हो। ये उनके शब्द थे। तो इन शब्दों के बाद मंत्री जी कुछ बोले नहीं। आप किस तरीके के शो करते थे उस टाइम पर? मैं उस समय ज़्यादातर न्यूज़ करता था और चर्चा। मैं आपको ये बता दूं, देखिए उस समय मैं कोई पॉलिटिकल शो नहीं करता था। डिबेट आपने 2 टूक तो 2016 से हाँ, क्योंकि डीडी में पॉलिटिकल डिबेट होती ही नहीं थी। मैं करता था, मैं या तो प्राइम टाइम न्यूज़ करता था, उसमें जो न्यूज़ आती थी, जो न्यूज़ तैयार होती थी, हम लोग तैयार करते थे, वो बड़ी फ्लैट सी न्यूज़ होती थी, उसमें हम एंकर का कोई रोल नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद मैं चर्चा में नाम का एक प्रोग्राम करता था, उसमें भी कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं होती थी। चर्चा में क्या होता था, उसमें हम लोग कोई जो है यूएन की रिपोर्ट आ गई, पर्यावरण दिवस आ गया, ठीक है ना, कोई आपदा से निपटने की, तो ऐसे चीज़ें होती थी जो जनरली लोगों को मतलब सामान्य चीज़ें, उसमें पॉलिटिकल नहीं होता। मीडिया की भाषा में उसे सॉफ्ट न्यूज़ कहते हैं। हाँ, सॉफ्ट न्यूज़ होती, तो मैं वही करता था। और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि कि एडिटोरियल में आप उस टाइम पे एडिटोरियल में थे नहीं, तो एज एन एंकर जो हमारे सामने भाई लिखा हुआ मिल गया, हमको जो कहा गया हमने पढ़ दिया, वो हमको करना होता था। हाँ। तो 2016 में जो है वो 2 टूक शुरू हुआ, तो अब जो है पॉलिटिकल डिबेट्स होने लगी।
और फिर से मैं बार बार ये कहता हूँ, मैंने कई बार कहा, एक बार फिर बोल रहा हूँ कि 2016 में जो हमारे यहाँ डिबेट शुरू हुई, हमने दूरदर्शन के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था, डीडी न्यूज़ के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। और वो बदलाव ऐसा था कि डीडी में विपक्ष को बुलाने की शुरुआत हुई। उससे पहले कांग्रेस का जो रिजीम था, विपक्ष को बुलाया भी नहीं जाता था। अब तो आपको दूरदर्शन में डेली आपको बुलाया जा रहा है भाई, आपको अपनी बात रखने के लिए। भाई आप अपनी बात रखो, लेकिन क्या है कि झूठ बोलोगे तो उसको हम काउंटर करेंगे, आप झूठ बोलोगे तो हम आपको ऐसे बच के, बदतमीजी आप करोगे, आप गलत शब्द कहोगे तो हम उसका विरोध करेंगे, वो तो चलेगा। लेकिन हम आपको मंच दे रहे हैं, आप अगर प्यार से अपनी बात रखोगे, प्यार से इन द सेंस कि आप गुस्से में भी रखो, मतलब प्यार का कहने, मतलब आप सभ्य भाषा में अपनी बात रखिए, सरकार की जितनी मर्जी आलोचना कीजिए, वो सब छूट है। तो वो सब चीज़ें 2016 में शुरू हुई। उसके पहले दूरदर्शन में कोई डिबेट नहीं होती थी, विपक्ष को बुलाया नहीं जाता था। उसके बावजूद आज अगर कोई कहे कि दूरदर्शन गोदी मीडिया है, तो मुझे उसकी बालक बुद्धि पे तरस आता है कि वो रिकॉर्ड नहीं देख रहे अपना और उसके बाद इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो यही कहूँगा, बालक बुद्धि हैं या फिर वो दरबारी मीडिया, इसलिए ऐसा कह देते हैं। आपने जब मोदी जी का इंटरव्यू लिया था तो उसके बाद आपको 3 महीने के लिए हटा दिया गया था? नहीं, मुझे शंट कर दिया, हटाया नहीं था, शंट कर दिया गया था। करीब 2.5-3 महीने में शंट था, क्योंकि उस इंटरव्यू को लेकर, उस इंटरव्यू में भी मेरे खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी। जो टॉप मोस्ट अधिकारी थे, उन्होंने इस इंटरव्यू में जो भी सरकार की तरफ से जो कुछ गड़बड़ी हुई थी, उसको मेरे सर पे डालकर मेरे खिलाफ एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार कर दी गई थी कि सब चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार था। तो 14 में अगर सरकार उस समय नहीं बदलती तो शायद मुझे उस समय उसके बाद तुरंत निकाल ही दिया जाता। लेकिन 14 में सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार चली गई, इसलिए मैं आज मतलब इतने साल डीडी में कर पाया, 23 साल तक। नहीं तो शायद 14 में मेरा सफ़र ख़त्म हो जाता डीडी न्यूज़ का। क्या आप डीडी न्यूज़ के मंच से आज मोदी या फिर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं? मैंने पूछे हैं। मैं भाई, मोदी जी तो 5 साल में एक बार मिलते हैं, जब उनका इंटरव्यू करने जाते हैं, सवाल पूछते हैं। आप सारा ट्रैक उठा के देख लीजिए। लेकिन सरकार से तो हम रोज़ सवाल करते हैं, रोज़ करते हैं। कल भी मैंने जो शो किया उसमें भी बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किए, और इसके अलावा अभी हमने बात बिहार की करके बिहार का एक कॉन्क्लेव किया, उसमें मैंने गिरिराज सिंह से पूछा। उसमें गिरिराज सिंह से कहा कि आपकी कोई भी बात हिंदू मुस्लिम के बिना नहीं होती। मैंने गिरिराज सिंह से पूछा कि बिहार में जो है आप जंगल राज करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में घुस के गोलियां मार रहे हैं लोग, डॉक्टर को व्यापारी को सड़क पे गोली मार रहे हैं दिन दहाड़े, तो ये जंगल राज नहीं है? तो ये सारे सवाल हम बीजेपी से भी आज भी पूछ रहे हैं, कल भी पूछेंगे। तो ऐसा थोड़ी हमें किसी ने रोका है। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी ने रोका नहीं, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। और वो बात जो है, हमारा एक कॉन्क्लेव था, सरकार के 8 साल हुए थे उस पर। अनुराग ठाकुर जी उस वक्त आईएनबी मिनिस्टर थे, तो उनका मुझे इंटरव्यू लेना था, अनुराग ठाकुर जी का। तो अनुराग ठाकुर जी का इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू से पहले हम लोग बैठे। अब वो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, मतलब जिनको माना जाता है आईएनबी मिनिस्ट्री, मतलब जर्नलिज्म मीडिया बॉस हैं। उनके साथ मैं बैठा तो वैसी बात हो रही थी। आपको मालूम है अनुराग ठाकुर जी ने मुझे क्या कहा? अनुराग ठाकुर जी ने इंटरव्यू से पहले मुझे कहा कि अशोक, मुझसे वो सारे सवाल पूछना जो एक प्राइवेट चैनल का कोई एंकर पूछ सकता है। बोला कोई कोताही नहीं करना, कोई ये मत सोचना कि मैं मंत्री हूँ, मुझसे जो सवाल पूछना हो कड़े से कड़ा सवाल पूछना। मैंने कहा सर मैं तो पहले ही तैयार था, मैंने मोदी जी से सवाल पूछे तो आपको क्यों छोड़ूंगा? तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल सारे। उस वक्त जो है जब ये सारे, तो फिर हम गए और मैं तो पहले ही सोच के बैठा था, तो मैंने उनसे सवाल करे। उस समय जो है ऑडियंस के अंदर कुछ सीनियर जर्नलिस्ट आए हुए थे, बड़े मतलब अखबारों के कोई बहुत सीनियर जो आईएनबी मिनिस्ट्री कवर करते हैं ऐसे जर्नलिस्ट आए थे, वो सारे बैठे थे। तो वो पूरा इंटरव्यू हो गया। उसके बाद जो है उन जर्नलिस्टों में जो बैठे हुए थे उनमें एक महिला पत्रकार थी फाइनेंशियल टाइम्स की। उन्होंने मुझे शाम को फ़ोन किया, बोली अशोक जी, उन्होंने कहा अशोक जी मैं आपके इंटरव्यू देख रही थी, मुझे लगा कि आप लोग तो प्राइवेट चैनल से भी ज़्यादा कड़े सवाल आपने मंत्री जी से पूछे। बोले आपका इंटरव्यू देखकर मेरी दूरदर्शन के बारे में धारणा बदल गई। बोली मुझे लगता था कि दूरदर्शन में सवाल सरकार से ऐसे पूछे जाते होंगे खाना पूरी के लिए।
बोली आपने जितने कड़े सवाल किए उतने तो कड़े सवाल प्राइवेट मीडिया में भी लोग नहीं करते। तो उन्होंने कहा धारणा बदल गई। तो मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, लोग कितना भी कुछ कह लें, मैं मानता हूँ आज डीडी न्यूज़ जितनी आज़ादी से काम कर रहा है उतनी आज़ादी, मैं 23 साल हो गए ना, मैंने 23 साल में इतनी आज़ादी कभी नहीं देखी। हाँ, इससे पहले जो आज़ादी थोड़ी जी आज़ादी थी वो जब सुषमा स्वराज आईएनबी मिनिस्टर थी तब थी। आईएनबी क्योंकि जब सुषमा स्वराज आईएनबी मिनिस्टर थी तब मैंने देखा कि तब यही सिद्धार्थ वरदराजन, ये जो वायर द लायर के हैं, यही सिद्धार्थ वरदराजन, MK वेणु जो है, ऐसे लोग जो हैं जो बिल्कुल खांटी कांग्रेसी मानसिकता के हैं, वो तब भी आते थे, बैठते थे, बात करते थे। और हम अब भी बुलाते हैं, मैं तो आज भी बुलाऊं। मैं तो जब वायर को लेकर वायर ने एक फेक न्यूज़ करी तो मैंने तो फ़ोन किया वायर को, मैंने कहा आइए सिद्धार्थ जी को भेजिए, मैं तो आइए बात करते हैं। लेकिन तब आपको अनइंटरप्टेड मिलता था। आज आपके सामने सवाल होंगे, आज आपके झूठ को अशोक श्रीवास्तव पकड़ेगा, इसलिए आज वो आते नहीं हैं। मैं ऐसे कई जितने ये जो सो कॉल्ड जो दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं ना, मैं इन सबको बुला चुका हूँ। मैं कहा तो आइए ना शो में, मैंने योगेंद्र यादव जी को कहा, मैंने कहा आइए, लेकिन नहीं आते। जब कृषि वो था, कानून पे चल रहा था, तो ये सब लोग नहीं करते। एक बात बताइए सर, डीडी न्यूज़ में सरकार का इन्फ्लुएंस लेवल क्या है, कितनी दखलंदाजी है? देखिए एक बात मैं बताऊं, दखलंदाजी हर चैनल में होती है, सरकार की नहीं। जो चैनल का फंड करने वाला होता है, जो चैनल का मालिक होता है, ठीक है, वो हर जगह होती है। हर जगह की एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है। तो डीडी न्यूज़ की भी एक एडिटोरियल पॉलिसी है। और डीडी न्यूज़ है क्या? डीडी न्यूज़ पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। पब्लिक ब्रॉडकास्टर का मायने क्या है? इस देश में जो अच्छा हो रहा है, या इस देश में मान लीजिए कि इस देश में सरकार की जो पॉलिसी है उसको जनता तक पहुंचाना डीडी न्यूज़ की जिम्मेदारी है। वो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है तो जिम्मेदारी है। और एक बात और मैं मानता हूँ कि देखिए आज के दौर में सरकार के पास अपना एक चैनल होना चाहिए। सरकार के पास अपना एक चैनल होना चाहिए। सब कुछ प्राइवेट चैनल के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, प्राइवेट चैनल उस समय रात को क्या खबरें दिखा रहे थे। इस्लामाबाद में भारत का बेड़ा कराची पहुंच गया, ठीक है ना। प्राइवेट चैनल क्या न्यूज़ दिखा रहे थे? प्राइवेट चैनल न्यूज़ दिखा रहे थे कि असीम मुनीर को जो है वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो उस वक्त रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म कौन कर रहा था? अकेले डीडी न्यूज़ कर रहा था। मैं उस दिन रात भर ऑफिस में था। हम लोग एक एक खबर कि नहीं, जो सेना से पुष्टि होगी हम उसी खबर को दिखाएंगे, जो सरकार से पुष्टि, क्योंकि आप वॉर जैसी सिचुएशन में हो, वॉर जैसी सिचुएशन में आप सूत्रों के हवाले से उल्टी सीधी खबर नहीं चला सकते कि ड्रोन आ गया जी, जहाज गिर गया जी, ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए मैं मानता हूँ सरकार के पास उसका एक अपना चैनल होना चाहिए। और डीडी न्यूज़ आज वो भूमिका निभा रहा है, लेकिन साथ साथ हम विपक्ष को भी पूरा मौका, पूरा मंच दे रहे हैं, पूरा मंच दे रहे हैं। हम हमेशा विपक्ष को बुलाते हैं अपनी बात रखने के लिए। वो अलग बात है कि अगर आपको अशोक श्रीवास्तव के चेहरा पसंद नहीं, आप अशोक श्रीवास्तव का बॉयकॉट कर दें, दो टूक में ना आएँ, तो ये आपकी इच्छा है। लेकिन मैं तो आज भी कह रहा हूँ, दो टूक में आप आइए, हम खुलकर बात करेंगे। आपको पूरा समय दूंगा मैं, समय ना दूं तब आप मेरी शिकायत कीजिए, लेकिन जितना समय बीजेपी को मिलेगा उतना ही समय आपको मिलेगा। कभी ऐसा हुआ है कि गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने फोन किया कि भैया आपको आना है, किसी गेस्ट को कांग्रेस के, कि आपको शाम को डिबेट के लिए आना है? उन्होंने पूछा एंकर कौन है? हाँ, अरे वो रोज की कहानी, बहुत बार होता है। मैं एक प्रोग्राम करता था, शुरुआत से कर आ रहा हूँ। जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होना होता है, तो पार्लियामेंट का सेशन जब शुरू होना होता है तो फिर एक इशू बिफोर पार्लियामेंट, संसद के समक्ष मुद्दे करके एक बड़ा पुराना प्रोग्राम है दूरदर्शन, मैं उसको हमेशा एंकर करता था। लेकिन जब मेरा बॉयकॉट किया गया तो उसके बाद अब उसमें संसद के समक्ष मुद्दे में विपक्ष का आदमी क्या कहेगा तो विपक्ष वाला बताएगा। तो जैसे ही उनको पता चला अशोक श्रीवास्तव, तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे। तो मैंने वो प्रोग्राम छोड़ दिया। मैंने अपने बॉस को बोला, मैंने बोला ये प्रोग्राम किसी और एंकर से करा लीजिए, क्योंकि कांग्रेस वाले आएंगे नहीं और मुझे लगता है कांग्रेस को आना चाहिए। लेकिन मैं कांग्रेस वाले आए नहीं तो मैं तो संन्यास लेके नहीं बैठ सकता ना कि अशोक श्रीवास्तव दो टूक भी बंद कर दे, डीडी न्यूज़ छोड़ दे कि नहीं कांग्रेस वाले नहीं आ रहे, कांग्रेस वालों को मेरे चेहरे से वो है तो मैं संन्यास ले लूँ। तो वो तो मैं करूँगा नहीं। मैं अपना शो कर रहा हूँ और बार बार कहता हूँ आइए ना मेरे शो में आइए, मेरे शो में आइए, पूरा समय दूंगा। हाँ, जब आप कोई झूठ बोलेंगे तो मैं आपको काउंटर करूँगा। अब जैसे झूठ की बात हुई, अब देखिए आज के ही दो बड़े झूठ तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा कि मेरा जो है मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। विद इन
विद इन मिनट्स चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक कर दिया, उनका नाम लिस्ट में था। दूसरा झूठ, राहुल गांधी ने कहा कि देश की, भारत की अर्थव्यवस्था मर गई, और वो मुस्कुराते हुए कह रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था मर गई, क्योंकि ट्रंप जी ने कह दिया इसलिए राहुल गांधी कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था मर गई। लेकिन भाई साहब, इस देश की अर्थव्यवस्था, आप सोचिए, जो देश दुनिया में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो देश जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिस देश में लोगों की बाइंग कैपेसिटी दुनिया में तीसरे नंबर पर है, मतलब आप सोचिए कि भारत के एक नागरिक की बाइंग कैपेसिटी जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पर है, और आप उस देश की अर्थव्यवस्था को कह रहे हो कि अर्थव्यवस्था मर गई। इसी देश की अर्थव्यवस्था में राहुल गांधी जी ने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया, एक साल में 40 लाख कमा लिया इसी डेड अर्थव्यवस्था से। तो अगर आप मेरे शो में, अगर मान लीजिए कांग्रेस का एक प्रवक्ता आके बोलेगा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था मर गई है, तो मैं ये आंकड़े दूंगा ना आपको, मैं आंकड़े देकर आपको कहूंगा कि भाई आप सच बोल रहे हो, ये आंकड़े सच बोल रहे हैं। अब इस बात पे आप नाराज हो जाओगे, इस बात पे आप मेरा बॉयकॉट कर दोगे, तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, फिर आपकी इच्छा। अब ये तो बड़ी दिलचस्प बात है ना सर, जो आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी है, सही कह रहे हैं ट्रंप, उन्होंने ऐसा ही बोला। हंसते हुए कहा भारत की अर्थव्यवस्था मर गई, आप हंस रहे हैं। पत्रकारों सवाल कर रहे हैं हाँ। कि आपको नहीं लगता, और उसके थोड़ी ही देर बाद हमने देखा कि राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट आ जाता है। वो कांग्रेस में वो कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी तुका बयान है, ऐसा कैसे कोई कह उसके बाद शशि थरूर आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था डेड नहीं है। ये राहुल गांधी को बताता कौन है, ये सब मुझे समझ नहीं आता। नहीं, पता नहीं, देखिए बताता कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना एंटी इंडिया होकर कोई एलओपी रहे, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको लगता है, आपको सब लगता है, आपको लगता है भारत में जो है भारत का लोकतंत्र मर गया, आपको लगता है चुनाव आयोग मर गया, आपको लगता है कि जो है भारत की अर्थव्यवस्था मर गई, आपको लगता है भारत में संविधान मर गया, मतलब सब कुछ भारत में मर गया। इतना नहीं, इतना एंटी नहीं, इतना एंटी नहीं। मैं आपके सामने दो बातें रखता हूं, क्योंकि अभी एक तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप वाली जो बात आई, तो डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन सिंदूर में भी जिक्र आया कि भाई उन्होंने सीज फायर करवाया है, और ये वो बार बार कह रहे हैं, 21वीं बार मेरे ख्याल से कह चुके हैं। अभी एक ही हाल ही की डिबेट है जिसमें राजदीप सरदेसाई बैठे थे, और यहाँ से गौरव सावंत ने कहा, जब मैंने देखा कि उसमें आपस में बातचीत हुई, तो एक फीमेल एंकर ने बोला, उसके बाद गौरव सावंत ने कहा कि आपको मोदी जी पर भरोसा है जो पार्लियामेंट बोल रहे हैं, या फिर ट्रंप पर? वो कहते हैं कि ट्रंप का इंटरफेयर, अमेरिका का इंटरफेयर जरूर है। उनको ट्रंप सही लगते हैं, क्योंकि अब जैसे आपने कहा, आजकल वैसे राजदीप जी मुझे लगता है सागरिका जी से ट्यूशन लेते हैं आजकल, जो हैं वो सागरिका, क्योंकि सांसद हो गई हैं उनकी पत्नी, तो मुझे लगता है कि या तो राजदीप जो हैं वो सागरिका जी को ट्यूशन देते हैं, सागरिका, क्योंकि दोनों पति पत्नी जिस तरह की पत्रकारिता इन दिनों, पत्रकारिता, खैर सागरिका तो अब पत्रकार नहीं रही, लेकिन जब वो पत्रकारिता करती थी उस समय भी उनका सारा झूठ जो है वो मैंने अपनी किताबों में लिखा है, और राजदीप जी तो कई बार झूठ फैलाते पकड़े गए। अब आप ये कह रहे हो कि आपको ट्रंप पर भरोसा है, आपको थोड़े दिन पहले तक आप ट्रंप को गाली देते थे, यही सारे लोग ट्रंप को थोड़े दिन पहले तक, आप चुनाव, जब अमेरिका में चुनाव हो रहा था तब उस समय की इनकी रिपोर्टिंग आप उठा के देख लीजिए, तब यही लोग कहते थे कि ट्रंप जो नॉन सीरियस आदमी है, ठीक, तब ये लोग कहते थे। लेकिन अब ट्रंप ने क्योंकि भारत के खिलाफ बोल दिया तो आपको ट्रंप सही लग रहा है, ट्रंप ने मोदी के खिलाफ बोल दिया तो आपको ट्रंप सही लग रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड आप कहाँ से लाते हो, क्यों लाते हो? तो ये कहना, भाई भारत का प्रधानमंत्री संसद में बोल रहा है, आप कह रहे हो कि ट्रंप ने 30 बार बोला, अरे भारत की सरकार और भारत की सेना भी 18 बार बोल चुकी है कि कोई हस्तक्षेप, कोई दबाव नहीं था, फिर भी आप अपना एजेंडा चलाना चाहते हो, क्यों भाई? तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर वहाँ की एक सांसद, कांग्रेस की एक सांसद, हम अभी शिंदे जी की बात कर रहे थे, उनकी जो सांसद हैं बेटी जो है प्रणीति शिंदे, वो कहती हैं कि सिंदूर मीडिया का एक तमाशा था। इस तरह की चीज़ें तो नहीं कहनी चाहिए ना विपक्ष को। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए है क्या, इस देश का विपक्ष भारत की जनभावनाओं से बहुत दूर निकल गया। वो इस वक्त जो है ना, जिस तरह की जनभावनाओं के मतलब बिल्कुल दूर निकल गया, वो भारत के खिलाफ जो कुछ होता है उसको, वो प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है, और ये जो है देश की जनता पसंद नहीं करती। और अगर ऐसा ही करेगा विपक्ष, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष की वापसी हो पाएगी। विपक्ष मजबूत होना चाहिए देश का, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष इसी तरह से हिंदुओं को गाली देते रहेगा, अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक स्केप रास्ता देता रहेगा,
तो मुझे लगता है अगली बार 99 सीटें भी आनी मुश्किल हो जाएंगी। ये कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए। और कांग्रेस में बहुत अच्छे लोग हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनकी आज कोई सुनवाई नहीं है। समझ सकता हूँ मैं शशि थरूर की। और शशि थरूर मुझे ऐसा लगता है कि वो केरल इलेक्शन से पहले ऐसा ना हो कि बीजेपी ज्वाइन कर ले। नहीं, देखिए, अब करे नहीं करे उनकी इच्छा, उनकी राजनीति है। और बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो उनके साथ एक दिक्कत है, केरल में बीजेपी नहीं है, तो उनको शायद सीट बचानी भी मुश्किल हो जाए, वो इसलिए दिक्कत है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस में सेंसिबल आवाज़ें हैं, उन सेंसिबल आवाज़ों को सुनो आप ना। आप मनीष तिवारी जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, तो आप ऐसे, फिर से मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस में अच्छे लोग हैं, लेकिन उन अच्छे लोगों को परिवारवाद के चलते उनको कहीं जगह नहीं मिल रही। एक बात बताइए सर, एक तरफ हिंदू आतंकवाद, राष्ट्रवाद, कोई ऐसा विवादित बयान हिंदुस्तान को लेकर, दूसरी तरफ बेरोजगारी और साथ ही भारत के विकास, अर्थव्यवस्था, इन सब में से आपके लिए कौन सा टॉपिक सही है अगर आपको डिबेट करनी हो तो? कौन, फिर से बताइए, कौन कौन से टॉपिक? हिंदू आतंकवाद, राष्ट्रवाद या फिर भारत विरोधी बयान, दूसरी तरफ बेरोजगारी और शिक्षा या फिर और मसले हैं, इनमें से आप किसे चूज करेंगे? देखिए, ऐसा है, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि आज की डेट में जो गोदी मीडिया का टैग देते हैं, मैं रविश कुमार का नाम ले रहा हूं, वो लोग इसे कैसे टैकल करेंगे? अगर आपने हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाया तो वो लोग कहेंगे भैया इन्हें बेरोजगारी नहीं दिखती, बेरोजगारी, देश की अर्थव्यवस्था नहीं दिखती। तो मैं ये कहूँगा कि रविश जी को हिंदू आतंकवाद क्यों नहीं दिखता, हिंदू आतंकवाद की फर्जी थ्योरी क्यों नहीं दिखती? उन्होंने एक वीडियो बनाया कि हिंदू आतंकवाद की फर्जी थ्योरी, जब बांग्लादेश के अंदर या बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिंदुओं महिलाओं का बलात्कार हो रहा था, तब उनको क्यों नहीं दिखा? यहाँ तक कि बांग्लादेश के अंदर जब शेख हसीना को, मतलब कितनी शर्मिंदगी वाली बात है, बांग्लादेश के अंदर जब वहाँ पर तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट में जो लड़के थे, वो जो लड़के जो हैं वो शेख हसीना, उनकी जो बहन थी, उनके घर में जो महिलाएं थीं, उन महिलाओं के जो अंतः वस्त्र जो हैं, उनके जो अंडर गारमेंट थे, उनको जब वो लड़के ऐसे ऐसे हिला करके, घुमा करके वो कर रहे थे, उस वक्त रविश बाबू ये कह रहे थे कि ये लोग जो हैं, ये लोग मतलब युवा जो हैं, ये क्रांतिकारी युवा हैं। अच्छा। हाँ, तो उनका उस समय का वीडियो है, उस समय उन्होंने कहा था कि ये बदलाव के वाहक, पता नहीं क्या क्या कहा था। आज बांग्लादेश में क्या स्थिति है, तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, चाहे वो बेरोज़गारी हो, बेरोज़गारी एक समस्या है, बड़ी समस्या है, ठीक है ना। जब बेरोज़गारी के आंकड़े आएंगे मैं उस पर भी बात करूँगा, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है ना। मैं तो डेली शो कर रहा हूँ ना, मैं तो डेली शो कर रहा हूँ, मैं तो बेरोज़गारी पर भी बात करने को तैयार हूँ। आप बेरोज़गारी के आंकड़े रखिए, आइए, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है, हम लोग बात करते हैं किसी विषय पर और जो विपक्षी आते हैं वो दूसरे विषय पर चले जाते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ, आप परमिशन है उनको, रखिए, आप बेरोज़गारी के आंकड़े रखिए, सवाल उठाइए। लेकिन आप अब जैसे मान लीजिए महंगाई की बात आप करेंगे, भाई महंगाई बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हाँ महंगाई बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन जब आप महंगाई की बात करेंगे तो फिर अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आए थे, उन्होंने कहा महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। अब महंगाई, जनरली महंगाई होती है हर कौन से दौर में, लेकिन जब आप महंगाई कहते हो तो फिर आंकड़ा पर नज़र डालो, अभी 2% है GDP जो महंगाई दर है। तो महंगाई जब 2%, तब आप क्या, जिस दिन जब प्याज महंगा हो जाएगा तब अनुराग भदौरिया डिबेट में प्याज लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना, कि प्याज महंगा लेकिन जब प्याज 20 रुपये किलो मिलेगा तब अनुराग भदौरिया का प्याज कहाँ जाता है। टमाटर महंगा, अब इस समय बरसात के दिन है, टमाटर महंगा होता है, ठीक है ना, हर चीज़, सब्जी महंगी हो जाती है। तो आज आप टमाटर लेके बैठ जाए, टमाटर 60 रुपये किलो है, लेकिन वही टमाटर जब जो है 10 रुपये किलो मिलेगा तब आप गए, तो ये नहीं। और फिर दूसरी बात, ये आप कैसे भूल सकते हैं, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, जिस दिन मनमोहन सिंह ने शपथ ली थी 2004 में, तब उस सरकार ने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम महंगाई कम कर देंगे। 100 दिन नहीं, 10 साल ये सरकार चली, महंगाई कम नहीं हुई, डबल डिजिट में थी। तो आप आज महंगाई पे सरकार को घेरिए, लेकिन जब आप सरकार को घेरेंगे तो आपको ये भी हिसाब देना पड़ेगा भी आप क्यों नहीं महंगाई कम कर पाए, आप क्यों नहीं बेरोजगारी कम कर पाए। आप जब कहेंगे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तब मैं आपसे पूछूंगा कि कर्नाटक के अंदर जो है वो 2800 किसानों ने 1 महीने में आत्महत्या कर ली, तब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा ना, फिर आप कहोगे मैं गोदी मीडिया हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो है क्या ना कि ये गोदी मीडिया के नाम से कुछ लोग जो हैं वो अपना एजेंडा चला रहे हैं,
तो उनको एजेंडा चलाने दीजिए, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बेरोज़गारी पे भी मुझे चर्चा करने में तकलीफ़ नहीं है मुझे। और हिंदू जब आतंकवाद का सवाल उठेगा, जब पता चलेगा कि फर्जी हिंदू आतंकवाद, तो मैं उस पर बोलूँगा ही बोलूँगा, मैं उस पर सवाल उठाऊँगा ही उठाऊँगा। क्यों नहीं उठाऊँगा? मेरे धर्म को कोई गाली देगा, मैं कैसे चुप बैठ जाऊँगा? मेरे देश को कोई गाली देगा, मैं कैसे चुप भाई पहले हिंदुस्तान है, अपना धर्म है, परंपरा, उसके बाद है ना ये सारी चीजें। तो नहीं, साथ साथ हो, मैं मानता हूँ चलो सब चीज़ें साथ हो सकती हैं, लेकिन क्या हिंदुओं को आतंकवादी ठहरा के क्या आप रोज़गार बढ़ा लोगे? क्या हिंदुओं को हिंसक बता के क्या आप शिक्षा का स्तर बढ़ा लोगे? क्या शिक्षा का स्तर तो आपने गिराया है, औरंगजेब को मंदिर बनाने वाला बता करके, भगत सिंह को आतंकवादी किताबों में लिखकर आपने शिक्षा का स्तर बढ़ाया है कि शिक्षा का स्तर गिराया है? तो ये सारी चीज़ें जिस पर लोगों को सोचना पड़ेगा, लोगों को सोचनी चाहिए सारी बातें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक बार फिर से आप आए। थैंक यू। और हमने बहुत लंबी बातचीत की। मुझे लग रहा है कि जो भी लोग ये देखेंगे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने इस पॉडकास्ट को पूरा देखा होगा तो आपको ये समझ आया होगा कि कैसे एक थ्योरी गढ़ी जाती है, और हिंदुस्तान के अंदर ये 1947 से ये साजिश शुरू हो गई थी। कैसा लगा पॉडकास्ट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। चलो जी, थैंक यू। ये तुम्हारा एसी बड़ा ठंडा है यार। नहीं, अब तो बोला था कि डीडी न्यूज़ में क्या कहते हैं, डीडी न्यूज़ में नौकरी कैसे मिलती है, ये वाला सवाल। अच्छा, अरे यार नौकरी कैसे मिलती है? हाँ, पूछते तो बता भी देता मैं तो सोच रहा था एक ले लूं क्या, एक शॉर्ट्स शूट कर देते हैं, एक शॉर्ट में डाल देंगे, है ना? ले लो। 30 सेकंड का ना ले लो। कर लीजिए। हाँ, इसमें तो मतलब हाँ, सवाल आए तो कर, ठीक है, लोगों को ना लगे मेरा सवाल। मैं पूछ लेता, लेकिन मैंने सोचा ये क्योंकि हम बहुत हॉट टॉपिक पे चल रहे थे। नहीं, ठीक है। उसमें ये- ये वाला तो नहीं है, रोल भी है ना? मैं रोल नहीं कर दो तो इशू हो, बंद कर दो, नहीं तो नहीं, जरूरत नहीं हो। हाँ, बहुत ठंडा हो गया। दोबारा ऑन कर, दोबारा ऑन कर क्या, रिकॉर्ड अप ऑन। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि वो डीडी न्यूज़ में जॉब कैसे कर सकते हैं, उन्हें नौकरी कैसे मिल सकती है। देखिए, डीडी न्यूज़ में एक प्रक्रिया है, क्योंकि पब्लिक ब्रॉडकास्टर है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया यह है कि हमारे वैकेंसी निकलती हैं। तो प्रसार भारती की जो वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाइए, उसमें वैकेंसियाँ निकली होंगी या निकलती रहती हैं, आप उस वेबसाइट को देखते रहिए। जब वो वैकेंसी निकलेंगी तब आप उस वैकेंसी में जो क्राइटेरिया दिया है, फ़र्ज़ कीजिए आप आना चाहते हैं, एंकर के लिए आना चाहते हैं, रिपोर्टर के लिए, या पैकेजिंग एडिटर के लिए आना चाहते हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया दे रखा होगा जिसमें मिनिमम जो है वो मास कम्युनिकेशन की डिग्री, डिप्लोमा होता है, ग्रेजुएशन होता है, वो सारे जो या फिर उसमें ये लिखा होता है 5 साल का आपका अनुभव या 10। तो अगर आप क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो फिर आप वहाँ अप्लाई कर दीजिए, आपको फिर इंटरव्यू कॉल आएगा, और फिर आपको जो है इंटरव्यू कॉल के बाद या रिटर्न टेस्ट होगा, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब होती हैं। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया होगी वो वैकेंसी निकलने के बाद और वैकेंसी वेबसाइट पे जाने के बाद ही होगी। क्या नौकरी सरकारी है? नहीं, सरकारी नौकरी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है। 1 साल की, 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। आपका वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, आपके काम के बेस पर रिन्यू होगा। अगर आपका काम बढ़िया रहा तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, तो उस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। परमानेंट नौकरी, सरकारी नौकरी कम से कम जर्नलिस्टों को सरकारी नौकरी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। थैंक यू। अच्छा राणा साहब, हाँ, बढ़िया रहा। बोला है